Hello everyone. So let's complete the pending PYQs. And I know you people were waiting for so many days. But last में अभी ठीक है, जाते जाते रिवाइज कर लो. अब नया तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ना. So let's focus on the revision part only. So 2018 paper that we have. तो इसके questions करते हैं भाई. आज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं. The question is, which of the following leaf modifications occur in the desert areas to inhibit the water loss? देखो basically xerophytic adaptations के ऊपर question है. The question is basically about the xerophytic adaptations. The plants which are found in dry, arid, semi-arid conditions. So in those conditions, forget about the options. 5-7 बहुत important चीज़ें याद रखनी होती हैं कि to prevent the water loss, the leaf size is getting small. Leaf is having stomata towards the bottom side. Leaf is having a layer of fat or wax so that it can show the hydrophobic properties. ठीक है. After that, it can have succulence properties associated with it. After that, the plants can show ephemeralism. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ सारी ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशंस में है जिससे कि पानी लॉस को रोका जा सके. कैक्टस को इमेजिन कर लो कि कैक्टस में देयर इज अ सक्यूलेंस स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ पानी स्टोर करेगा, वहाँ पे लीव्स मॉडिफाई होके थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ये सारी एडेप्टेशन ज़ेरोफिटिक है. अब क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स ठीक बात है, क्योंकि हमें पानी के लॉस को रोकना है. टाइनी लीव्स हैं, जितना छोटा लीफ होगा उतने कम स्टोमेटा होंगे, उतना एक्सपोजर पानी सनलाइट से कम होगा. And that is why we can have the lesser loss of water, thorns instead of leaf. तो ये तो आसान question है, very easy to understand. So all the three should be correct in this. Next question है about National Green Tribunal, the environmental court that we have, and the Central Pollution Control Board, जो हमारा pollution regulating authority है. तो before we talk about question, NGT एक statutory body बना NGT Act 2010 से, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बना वाटर एक्ट से, 1974 का था शायद, तो उससे स्टैट्यूटरी बॉडी बना. एनजीटी नेचुरल जस्टिस पे काम करने वाला एनवायरमेंटल बोर्ड है हमारा, एनवायरमेंटल कोर्ट है, ताकि हायर जुडिशरी से एनवायरमेंटल केसेस के बर्डन को कम किया जा सके. फॉर दैट पर्पज वी हैव क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर एनजीटी. ठीक है. अब एनजीटी को अपने केस 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने होते हैं. दे हैव टू डिस्पोज देयर केसेस विद इन 6 months. अब ये क्या कह रहे हैं देखो, द एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट. हाँ ठीक बात है, एक्ट है एनजीटी एक्ट, बट सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. नहीं भाई, वाटर एक्ट 1974 से है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों है? The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts. Correct statement. तो ये आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं था, बट ध्यान ये रखना है NGT नेचुरल जस्टिस पे काम कर सकता है. इट इज़ नॉट बाउंड बाय द भारतीय न्याय संहिता और मे बी द अर्लियर टर्म CRPC IPC जो भी थे. ठीक है, तो ये होगा. और दूसरा, NGT को 6 महीने के अंदर अपने केस डिस्पोज करना होता है ताकि स्पीड अप किया जा सके उसे. Next question is related to Next is related to अरे रुको भाई, लाइट का रिफ्लेक्शन, मुझे ही क्वेश्चन नहीं दिख रहा. हाँ, consequences of country becoming the member of the nuclear suppliers group. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का कोई अगर कंट्री हिस्सा बन जाता है तो उससे क्या होता है. देखो, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो NSG है, इसे लंदन क्लब भी कहा जाता है. सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की चीज़ है. और ये 1975 में इंडिया की वजह से बना था. इंडिया ने जब पोखरण में टेस्ट कर लिए थे तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके दोस्तों ने मिलके ये कहा कि भाई इनको यूरेनियम दिया किसने, इनको रिएक्टर दिया किसने. तो NSG एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं, दे विल शेयर द न्यूक्लियर फ्यूल, दे विल ट्रांसफर द न्यूक्लियर फ्यूल, दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो सारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया गया. और प्राइमरली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप उन कंट्रीज के लिए रखी गई जिन्होंने NPT पे साइन किया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि हम वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे. ठीक है,
तो एनपीटी पे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, इन कंट्रीज ने साइन नहीं किया था, तो इंडिया मेंबर नहीं है एनएसजी का। अब क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी कि इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। हाँ ठीक बात है भाई, इसके पास एक्सेस रहेगी लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की एनएसजी कंट्रीज की वजह से। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ ट्रीटी। नहीं, ऑटोमेटिकली क्यों बनेगा भाई? आप एनपीटी साइन करते हो, उसके बाद जनरली आपको एनएसजी में एंट्री दी जाती है। तो ये अदर वे तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बट ऐसे गलत है। तो वन ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ पूछ रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज, तो दुनिया में सबसे ज्यादा डैमेज एरएलसी को ही हुआ है। एरएलसी को डैमेज सबसे ज्यादा इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दो नदियां जाके ड्रेन कर रही थी, अमू दरिया एंड सिर दरिया। इनका पानी हमने डाइवर्ट कर दिया कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इनका पानी डाइवर्ट कर दिया, तो ये इनलैंड वाटर बॉडी है और कोई पानी का सोर्स है नहीं, तो पानी अपने आप ही जब पहुंच ही नहीं रहा रिवर्स से इसको, देन डेफिनेटली पानी ड्राई हो जाएगा वाटर बॉडी। तो एरएलसी इज करेक्ट, ब्लैक सी का कोई लेना देना नहीं है। लेक बाइकल में इंपैक्ट जरूर है बट इमेंस वाला नहीं है, तो वन ओनली कैन बी द करेक्ट आंसर। इमेंस वाले टर्म में लेक बाइकल में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये आता कि विच हैज बीन अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो फिर लेक बाइकल भी कंसिडर हो जाता, लेकिन इमेंसली ड्राइड अप ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेक बाइकल में। तो लेक बाइकल साइबेरिया पता ही आपको, ठीक है। नेक्स्ट है द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो एपीआई क्या होता है? एपीआई इज बेसिकली जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हो एक जगह से। जैसे आधार है, तो आधार आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच कैन एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो उससे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें, तो ये है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक बात है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल है, आइरिस से ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन हो जाती है, फिंगरप्रिंट से ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन हो जाती है। ठीक बात है, तो आसान क्वेश्चन है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भाई, यस, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स के बिहाफ में क्या पूछा जा रहा है? भीम ऐप अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक भाई, भीम ऐप क्या है आपका? जैसे आप गूगल पे इस्तेमाल करते हो, ज़्यादातर आप लोग प्राइवेट वाली प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो, बट भीम ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो भारत इंटरफेस फॉर मनी है, तो वो वही है। और क्या है? While a chip in debit card has 4 factors of authentication, भीम ऐप has 2 factors। भीम ऐप के 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के भाई, 2 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट घटेगा। सो सेकंड शुड बी गोइंग बैक। तो इसमें आपके 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है भीम ऐप पे भाई। एक तो आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैचमेंट का ऑथेंटिकेशन है, दूसरा आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, तीसरा ओटीपी है। सो 3 स्टेप क्रेडेंशियल्स हैं इसमें, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो वन ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, रूटीन में जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो वो पूछ रहा है यूपीएससी यार। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो, जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो ये क्या करता है भाई? ये हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को चेक करता है। मतलब इंडिया ने अगर न्यूक्लियर वेपन बांग्लादेश को दे दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन तो ये चेक करेगा, ये IAEA की डोमेन में आता है। लेकिन अगर इंडिया के पास 10 न्यूक्लियर वेपन है और उसे बढ़ा के 100 कर लिया, ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन कहते हैं इसको IAEA चेक नहीं करता है। अब ये एडिशनल प्रोटोकॉल है, ये इसीलिए है कि भाई अगर आप इसको साइन कर लेते हो तो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चेक लगेगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA स्टैंडर्ड्स, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA, द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम दिस। देखो, इनका कोई लेना देना नहीं है, NSG के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं। अगर एडिशनल प्रोटोकॉल साइन कर लिया आपने, तो आपके सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई, सिविलियन वाले भी आपके चेक होंगे।
देयर विल बी चेक ऑन दैट, ठीक है। मिलिट्री कौन चेक करने देता है? विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, गाक्सा की जब आप बात करते हो, गाक्सा इज एन आउटकम ऑफ पेरिस क्लाइमेट, ये तो यहीं पे गलत हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है ये। गाक्सा जो है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो प्रैक्टिसेस जिससे आप इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करके, यू विल यूज द इको फ्रेंडली मेथड्स एंड देन यू विल परफॉर्म द एग्रीकल्चर, मीन्स विच इज नॉट ओनली द सिक्योरिटी फॉर द फूड बट ऑल्सो इट इज हेल्पफुल फॉर क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी और सॉइल क्वालिटी और वट। तो पहला तो ये गलती हो गया है भाई, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंट, तो ठीक बात है, क्योंकि गाक्सा क्या है, वो कोई आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ गाक्सा, यहां फंस गए। देखो अगर यहां यूज कर लेते ये कि भाई इंडिया की कुछ एनजीओज गाक्सा बनाने में पार्टिसिपेट किया था तो ठीक हो जाता, बट इंडिया एज अ कंट्री इसमें शुरू में नहीं था, इंडिया की कुछ एनजीओज ने पार्टिसिपेट किया था जब गाक्सा बनाया जा रहा था, अदरवाइज गाक्सा के साथ इंडिया एज अ कंट्री का कुछ नहीं था। तो टू ओनली वाला ऑप्शन बनना चाहिए भाई, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया? भी यार कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, अब डिजिटल इंडिया के भी नहीं बताएंगे क्या हमें यार? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ऑन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, अरे भाई इसका क्या लेना, डिजिटल इंडिया है IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, डिजिटल इंडिया है IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियाज टैलेंट विल शेप इंडियाज टुमारो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियाज टैलेंट विल शेप इंडियाज टुमारो, ये है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, ये लेके प्रोग्राम हमने बनाया। अब चाइना से क्या लेना देना इसका? एस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन द नेशनल ज्योग्राफिकल। क्यों भाई? अरे भाई सीधा सीधा डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। कनेक्ट मैनी ऑफ अवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मैनी, हाँ ये बात समझ में आ गई, पूरे देश में डिजिटलाइज कर रहे हो आप, तो पंचायत को भी जोड़ दो इसमें, चाहे भारत नेट का कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ आप, ठीक है, भुवन पोर्टल का कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, इसमें दीक्षा पोर्टल का कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, डिजी लॉकर एंड डिजिटल सिग्नेचर और UPI भीम, ये सब है डिजिटल इंडिया। सो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी जनरल क्वेश्चन था, कोई ऐसा बहुत टिपिकल नहीं पूछा यूपीएससी ने। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड क्या है भाई? यूनाइटेड स्टेट्स का एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम है, जैसे गोल्डन डोम है, जैसे इंडिया का पृथ्वी एयर डिफेंस है, इंडिया का एडवांस्ड एयर डिफेंस है, या S-400 एयर डिफेंस है रशिया वाला, या S-500 है सुदर्शन चक्र जो हमारा S-400 है, या 500 जो भी है, करेक्ट, दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऐसे थर्ड है। तो इजराइली रडार सिस्टम गलत, इंडियाज इंडिजीनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम गलत, एंड अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम ठीक बात है। थर्ड क्या है? अमेरिका का एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? जो आपकी GPS की टेक्नोलॉजी है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? मोबाइल फोन ऑपरेशंस बिल्कुल होता है यार, बैंकिंग ऑपरेशंस ठीक है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, इसीलिए तो स्मार्ट ग्रिड्स की बात की है इंडिया ने कहा कि ग्रिड्स की कनेक्टिविटी करो, स्मार्ट ग्रिड्स लाओ, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो अगर ये GPS एनेबल्ड ही नहीं होंगी तो ट्रांसमिशन लॉसेज और वो ट्रैक कैसे करोगे? यस, तो ये तो बहुत ठीक है, ऑल द थ्री शुड बी द करेक्ट आंसर, सब में GPS का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। द टर्म्स WannaCry, पेटिया एंड इटर्नल ब्लू, ये बेसिकली वायरस कह लो या बग्स कह लो जिनका इस्तेमाल किया गया, ट्रोजन्स कुछ भी कह लो, जिनका अटैक साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये यूज़ किए गए थे, फेमस हुए थे, पुरानी इन्फॉर्मेशन है। तो एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक शुड बी द करेक्ट। तो ये बग्स थे या कुछ भी कह लो भाई, मेल फंक्शंस कह लो, ट्रोजन्स कह लो, वायरस कह लो, जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, साइबर अटैक्स किए थे। ओके, so next question is with reference to circumstances in Indian agriculture the concept of conservation agriculture assumes significance। देखो अब उसको छोड़ दो कि क्या ऑप्शंस दिए हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है जो सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टीज मेंटेन करे, सॉइल कवर को बना के रखे, और एक डाइवर्सिफिकेशन का एंगल होता है उसमें कि आप अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को, जैसे क्रॉप रोटेशन वाले एंगल होते हैं, तो ऐसे करके ग्रो करते हो ताकि सॉइल में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी ना आए, करेक्ट। तो
अब इसमें क्या कहना चाह रहा है वो यूपीएससी देखना पड़ेगा। अवॉइडिंग द मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस नो डाउट दे आर डैमेजिंग टू एनवायरनमेंट, बट डायरेक्टली इन्हें कंजर्वेशन का हिस्सा नहीं माना जाता है। मिनिमम टिलेज, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, मिनिमम टिलेज वाला एंगल समझ में आता है, क्योंकि टिलिंग करोगे तो डीकॉम्पोजिशन हो जाएगा, डीकॉम्पोजिशन होगा तो रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विल टेक प्लेस, और वो ग्रीन हाउस गैसेज फिर प्रॉब्लम करेंगी। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। देखो ये फिर वही बात है कि प्लांटेशन क्रॉप्स नो डाउट दे आर नॉट वेरी गुड टू द एनवायरमेंट, बट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स जो नेचुरली कहीं ग्रो कर रही हैं तो दे आर नॉट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दे आर नॉट क्रिएटिंग, बट जिन एरियाज में है तो यहाँ ये भी प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा नहीं इतना। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, हाँ ये बात ठीक है भाई, अगर आप सॉइल सरफेस को कवर करोगे तभी तो उसमें मॉइस्चर आएगा, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट मेंटेन रहेगा। देन अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसेज, वो तो वही बात होगी क्रॉप रोटेशन, तो 2, 4, 5 के हिसाब से बनना चाहिए, तो 2, 4, 5 के हिसाब से विल गो विद दैट। चलो तो ये भी ठीक है भाई। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेट चेंज वगैरह से जो भी एक्सटिंक्शन हो रहे हैं स्पीशीज के, वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। अब उस टाइम पे थोड़ा सा नया कह सकते हैं, बट नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, देयर इज अ पोल्यूशन लेवल्स हैं, जो भी मतलब ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से अब जो स्पीशीज को थ्रेट हो रहा है वो एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं, दैट इज सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, नो नीड टू डिस्कस। विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS की बात कर रहे हैं, बेसिकली नेविक की बात हो रही है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसमें आपको ध्यान हो तो 7 सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, 7 सैटेलाइट्स हैं। 3 को हमने शायद जियो स्टेशनरी में रखा हुआ है और 4 को जियो सिंक्रोनस में, उल्टा भी हो सकता है, वो एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा। सो 3 आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी, 4 इन जियो सिंक्रोनस, या उसका ऑपोजिट है, ठीक है, प्राइमरली मुझे वही ध्यान आ रहा है। और इंडिया के 1500 किलोमीटर की रेंज में 1500 किलोमीटर सराउंडिंग इंडिया इज इसकी रेंज है। 2 तरह की सर्विसेज इसमें दी जाती हैं। पहली सर्विस है जो ओपन सर्विसेज हैं विच पीपल कैन यूटिलाइज, दूसरी रेस्ट्रिक्टेड हैं जो डिफेंस फोर्सेज या गवर्नमेंट के लिए एंड ऑल। तो अब क्या कह रहा है यूपीएससी, IRNSS हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 इन जियो सिंक्रोनस। हाँ तो ये ठीक ही लग रहा है। IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया 5500 स्क्वायर, नहीं भाई 1500 किलोमीटर सराउंडिंग इंडिया। और अब इसरो इसको डबल करने के प्लान में है कि लेट्स मेक इट 3000 किलोमीटर सराउंडिंग इंडिया। इंडिया विल हैव इट्स ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज। नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं है इस तरह का पूरी ग्लोबल कवरेज का, ठीक है, तो 1 ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। देखो 2 थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी हैं आइंस्टीन साहब ने। फर्स्ट थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज योर स्पेशल रिलेटिविटी 1905, वेयर द नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स की बात की गई थी। दूसरी थियरी में एक्सेलरेशन को कंसिडर किया गया एंड जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई, वो 10 साल बाद दी आफ्टर 10 years ऑफ द रिसर्च। और इसी थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एस्पेक्ट जो आइंस्टीन साहब ने बताए, देखो 3-4 चीज़ें हैं इनकी, जो एक तो स्पेस टाइम फैब्रिक इज कनेक्टेड, कि स्पेस एंड टाइम दे आर नॉट 2 सेपरेट यूनिट्स, दे आर अ कॉमन कॉन्टिन्यूम। यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन, कि स्पेस में जाके आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। यस, जो घड़ी की टिक 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 अर्थ पे हर 1 सेकंड पे हो रही है, वहाँ जाके वो डिले हो जाएगी, यही टाइम डायलेशन है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन आया वहाँ पे जाके, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, कि जो मास मूव करता है इट कैन लीड टू वॉर्पिंग इन द स्पेस टाइम फैब्रिक, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और उस डिस्टर्बेंस से वेव्स जनरेट होती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में, वी कैन डिटेक्ट दैट। दूसरा, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ब्लैक होल्स हैं या कुछ है, वो अपने से पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए एक लेंस की तरह काम करते हैं, कि दे डू नॉट अलाउ द लाइट कमिंग फ्रॉम दैट टू रीच इन द सेम वे, तो लाइट को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। अब यूपीएससी क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, बिल्कुल ठीक बात है भाई। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, बिल्कुल करेक्ट बात है। मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग, तो तीनों ही हो गए भाई। देखो ये तो जो फर्स्ट वाला है, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, तो यही तो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कि लार्ज ऑब्जेक्ट है वो इसको चेंज कर देगा। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैटर वैप्स इन इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, तो यही तो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, द रिपल्स इन द स्पेस टाइम फैब्रिक दैट यू विल फील। तो ये तो सारे ही ठीक हो गए भाई, ऑल आर करेक्ट एज पर आइंस्टीन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। विद रेफरेंस टू GM मस्टर्ड, अच्छा क्वेश्चन है।
GM mustard developed in India. Consider the following statements. GM mustard देखो, पहले GM mustard है जो, उसे आप हाइब्रिड मस्टर्ड भी कहते हो, उसे आप DMH11 भी कहते हो. You call it as DMH11. हाइब्रिड मस्टर्ड, GM मस्टर्ड या DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बायोटेक रिसर्च डिपार्टमेंट ने बनाया था भाई, DU का था जिन्होंने बनाया था, और अब इसके सीड्स को प्रोड्यूस करने की परमिशन दे दी है किसने? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, ताकि रिसर्च किया जा सके. अभी फार्मर्स को नहीं दिया गया, मीन्स इट्स नॉट अलाउड टू बी कल्टिवेटेड. अब जो ये GM मस्टर्ड है, इसमें दो काम किए हमने. एक तो मस्टर्ड इज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, तो हमने बार्नेस बार स्टार जीन कॉम्प्लेक्स का यूज करके वी मेड इट कैपेबल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि दो वैराइटीज ऑफ मस्टर्ड को हाइब्रिड वैरायटी में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए उसमें. ठीक है, एक काम हमने ये किया है. दूसरा जो मस्टर्ड की बात थी, इसमें एक सॉइल बैक्टीरिया के जीन्स का इस्तेमाल किया था. ठीक है, वो है अमाइलोफिलस लिक्विफेशियंस, कुछ ऐसे एक बैक्टीरिया का यूज़ किया था. तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? GM मस्टर्ड हैज़ द जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम, करेक्ट बात है, दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस. नहीं, यहां फंस गए भाई. पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ करवाने के लिए था, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके. GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. करेक्ट स्टेटमेंट, यही तो थी. तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए, दिस वॉज बेस्ड ऑन बार्नेस बार स्टार जीन कॉम्प्लेक्स. बार्नेस बार स्टार जीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, करेक्ट नॉट? तो बैक्टीरिया का नाम एक बार चेक कर ले. जो मुझे याद आ रहा है वो है अमाइलोफिलस. अमाइलोफिलस है, अमाइलोट्रोपस है, लिक्विफेशियंस, ये बैक्टीरिया था शायद जहां से जीन्स उठाए गए थे. GM mustard has been developed jointly by Indian Agriculture Research पंजाब, नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी. द टू ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से पूछा. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. बेल टू एक्सपेरिमेंट. बेल टू एक्सपेरिमेंट पार्टिकल फिजिक्स का है, जो फर्मियंस की स्टडी करने के लिए है. पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है. AI गलत बात है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, ठीक बात है. क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग का तरीका है, ना कि पार्टिकल फिजिक्स. तो टू ओनली शुड बी द करेक्ट. बेल टू एक्सपेरिमेंट पार्टिकल्स की स्टडी के लिए है. ब्लॉकचेन आपको पता ही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हो रही है. डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सेफ एंड सिक्योर वे, वी आर डूइंग दैट. क्रिस्पर Cas9 आपका क्या है? ये जीन एडिटिंग टेक्निक है, टारगेटेड तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन. कार्बन फर्टिलाइजेशन टर्म हो से बेस्ट. देखो, कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज. बेसिकली क्या होता है, जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो CO2 इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट्स. तो प्लांट्स को अगर बाकी कंडीशन सही मिल रही हैं, इफ दे आर नॉट लिमिटिंग, क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर सही रेंज में है, अगर सनलाइट मिली हुई है, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, तो वो CO2 जो एक्स्ट्रा थी वो एक एज अ रॉ मटेरियल यूटिलाइज प्लांट्स ज़्यादा करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 इज अ रॉ मटेरियल, तो उसमें बायोमास यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगी. तो ये टेम्परेरी इंक्रीज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से होता है. अब UPSC क्या कह रहा है? इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. खत्म बात, आगे जाना ही नहीं. दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. That's a correct statement for carbon fertilization. Next question, when the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to switch on. Basically नाम से ही पता चल रहा है चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ इंटरनेट से. तो अब तो ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, 2018 का क्वेश्चन है यार. इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें परेशान होने वाला कुछ ऐसा है नहीं भाई. करेक्ट, तो उसमें डोंट वरी. Next question, with reference to power production in India, consider the following statements. India is the third largest in the world in the manufacturing of silicon wafers used in. पहली बात तो silicon wafers. देखो, वेफर क्या होता है? वेफर जैसे ये टिश्यू है, इसकी ये जो पतली सी लेयर है, इसे ही वेफर कहेंगे आप. यू कॉल इट एज वेफर. ठीक है, तो जब सिलिकन के ऐसे छोटे छोटे से आप वेफर टाइप की लेयर्स बनाते हो, उनका इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर्स की तरह डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में. और इसमें दुनिया में काफ़ी हद तक मोनोपोली है चाइना ताइवान की. चाइना ताइवान, थोड़ा बहुत कोरिया जापान लगा लो, बट चाइना और ताइवान दे आर हैविंग द मोनोपोली ऑफ दैट. ठीक है,
तो इंडिया का कोई बहुत लेना देना है नहीं, थर्ड लार्जेस्ट छोड़ो, इंडिया में सब इंपोर्ट हो रहा है, कुछ नहीं हमारे पास इसमें, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसके सामने सीधा लिख लेना ऑलमोस्ट 100% हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी सेमीकंडक्टर्स पे थोड़ा जोर दिया है हमने। द सोलर पावर टेरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन पावर टैरिफ क्यों फिक्स करेगा भाई? पावर टैरिफ फिक्स करेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। भाई जब आपने सोलर एनर्जी बना ली, उसके बाद वो कितने रुपए में बेचनी है, ये काम सोलर का थोड़ी है यार। यस, मैंने फसल उगाई, मैंने उसे मंडी में बेच दिया, अब वो शॉपकीपर कितने में बेचेगा, ये फिक्सेशन मैं थोड़ी करूंगा यार। ये फिक्सेशन जिसने बेचना है वो करेगा। मैं अपना प्रोडक्ट बेच चुका हूं, तो सोलर एनर्जी बन चुकी है, कैसे बनेगी, क्या रूल्स हैं, उसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करेगा। लेकिन जब वो एनर्जी बन चुकी है, उसके बाद उसे कितने पैसे पर यूनिट में बेचना है, ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी थ्रू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो इसका आंसर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होना चाहिए, ना कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है दोनों गलत है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होते हैं। दीज आर अ बिट टिपिकल क्वेश्चंस जहां आपको नीदर वन नॉर टू चूज करना पड़े, बट इलॉजिकल बात के साथ नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कोडाई कैनाल। आगे जाने की जरूरत है? कोडाई कैनाल आर्टिफिशियल लेक है भाई, तमिलनाडु वाली, द फेमस कोडाई कैनाल। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये गोदावरी रिवर वाली है। नैनीताल नेचुरल, रेणुका हिमाचल प्रदेश नेचुरल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड? जब आप रिवर बेड में सैंड माइनिंग ज्यादा करोगे तो उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? देखो भाई, उसके तो बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोस्टल इरोजन बढ़ जाता है, करेक्ट। फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोस्टल इरोजन बढ़ जाएगा, सैलिनिटी इनग्रेस होने के चांसेस हो जाते हैं। बट यूपीएससी क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर, अरे भाई बढ़ने के चांस हो जाते हैं, इनग्रेस हो सकती है सैलिनिटी। ठीक है। पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये बात ठीक है भाई, बिल्कुल हो सकता है। पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैन टेक प्लेस, करेक्ट। डिक्रीज्ड सैलिनिटी, हाँ ठीक है। लोवरिंग ऑफ द वाटर टेबल, रिवर बेड से माइनिंग तो वाटर टेबल कम होना, इसका मतलब है रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स नहीं होगा, उससे डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर इसको सोचें तो वी कैन गो विद 2 and 3, वी कैन गो विद 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पेज देखो, जो 2012 का रियो +20 था, जिसे आपने यूएनसीएसडी कहा, इस पे 2 फोकस थे। पहला फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा फोकस था ग्रीन इकोनॉमी। सेकंड फोकस हो गई। तो जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एंगल था, इसकी वजह से एसडीजीज बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द 17 गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक है। जो ग्रीन इकोनॉमी वाला फोकस था, इसका आउटकम आया पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन एसडीजीज आए अंडर यूएनडीपी, अंडर यूएनडीपी। और पेज देखो, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन की बात आ गई तो सबसे पहले यूएनईपी। ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ गई, यूएनडीपी। डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, और बिना इंडस्ट्री के आज के टाइम में डेवलपमेंट हो नहीं सकता, तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। इंडस्ट्रीज में लेबर काम करेगी तो लेबर राइट्स का ध्यान करो, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इतना आसान होगा नहीं कि ग्रीनर पर्सपेक्टिव में डेवलप करो, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यूएनआईटीआर को शामिल कर लो, यूएन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये 5 यूएन ऑर्गन्स हैं जिन्होंने मिलकर पेज बनाया रियो +20 में। तो अब यूपीएससी क्या कह रहा है? पेज इज अ यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट जोहान्सबर्ग, गलत, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, रियो डे जेनेरो। ये लिखा हुआ है रियो +20, ये रियो में ही हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन दे पिक्ड अप। आगे बढ़ो भाई। 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस। 3D प्रिंटिंग भाई डिफेंस में काम आ रही है, 3D प्रिंटिंग फूड प्रोसेसिंग में काम आ रही है, 3D प्रिंटिंग आर्किटेक्चर में, 3D प्रिंटिंग मॉल्स बनाने में, 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स बनाने में, मास्क बनाने में, सब कुछ तो हो रहा है 3D प्रिंटिंग से यार। हेल्थ में इम्प्लांट्स बनाने में। तो अब क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, फूड प्रिपरेशन में कोई हो। बायोनिक ईयर्स, बिल्कुल ठीक है, बायोनिक्स जो है उसमें इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, डेटा प्रोसेसिंग, सब में इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, छोड़ो इसको। तो
वाई इज अ प्लांट, ये इस बार का पोटेंशियल क्वेश्चन है 2026 का दोबारा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बेसिकली विलायती कीकर है जो सब जगह उगा हुआ है। ये ब्रिटिश लेके आए थे भाई अफ्रीका से, ब्रिटिश दे ब्रॉट इट फ्रॉम अफ्रीका, एंड दिस प्रोसोपिस इज सो एक्सटेंसिव इन इट्स ग्रोथ दैट इट हैज इंपैक्टेड द लोकल बायोडाइवर्सिटी। तमिलनाडु में इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तमिलनाडु में तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में आज़ादी के बाद हमने सीड्स फेंक दिए थे हेलीकॉप्टर से। क्यों? क्योंकि ये ग्रो कर जाए कच्छ रीजन के ग्रासलैंड्स में, बनी ग्रासलैंड्स जो है वहाँ पे उनमें ग्रो कर जाए, और जो रन ऑफ कच्छ की सैलिनिटी है वो इनग्रेस होके ना आए टुवर्ड्स द ग्रासलैंड्स। तो ये बाकी स्पीशीज़ को डेंजर कर देता है, क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करता है ताकि दूसरी स्पीशीज़ वहाँ, तो इसका सीधा मतलब है ये एक डेंजरस इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो बाकी स्पीशीज़ को थ्रेट करता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड वाइल यूज इन कॉस्मेटिक्स, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी, ठीक बात है, सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ है भाई, इट्स एन इन्वेजिव स्पीशीज़। तो इन्वेजिव स्पीशीज जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, सेना स्पेक्टेबिलिस, लेंटाना कैमरा। सेना स्पेक्टेबिलिस नीलगिरी रीजन में है, लेंटाना कैमरा आपका बांडीपुर फॉरेस्ट रीजन में है कर्नाटका में, करेक्ट। यूकैलिप्टस वेस्टर्न घाट में है, नर्दर्न प्लेन्स में है, और वाटर हियासिंथ्स बंगाल में है, गुजरात में है, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन खींच लेता है, लाइक दैट। तो ये भी ठीक है भाई। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। भाई कोरल्स को ग्रो करने के लिए वार्म ट्रॉपिकल कंडीशंस चाहिए, तो इन्हीं में मिलेंगी आपको कोरल रीफ सबसे ज़्यादा, इसमें क्या डाउट है, बिल्कुल ठीक है। मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। नियरली 40% कोरल्स क्या हैं, कोरल ट्राइंगल रीजन में है, जिसमें आपका पैसिफिक का वो रीजन आ जाता है, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेत्से एंड फिलीपींस, ये सारा जो रीजन है, ठीक है। कोरल रीफ्स दे होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक बात है। देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी टर्म है जो थर्ड स्टेटमेंट है, वो मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी दुनिया में कोरल में ही होती है, क्योंकि कोरल एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसके शेल्टर में मिलियंस ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स या फिर जू प्लैंक्टन्स दे सर्वाइव इन द ओशंस, ठीक है। तो मिलियंस के नंबर में यहाँ पे सर्वाइव करती हैं स्पीशीज़, तो इतनी तो कोई और इकोसिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी कोरल्स में होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैक्सिमम प्लांट स्पीशीज डाइवर्सिटी ये रेन फॉरेस्ट में होती है, ना कि कोरल्स में, क्योंकि कोरल में प्लांट स्पीशीज या प्रोड्यूसर स्पीशीज उतनी सपोर्टिव नहीं होती, वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर स्पीशीज को सपोर्ट करता है वो। फूड प्रोडक्शन काफ़ी हाई, ऑक्सीजन रिलीज इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, करेक्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट स्पीशीज ज़्यादा है, ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है कोरल्स में। खाली प्लांट्स की बात करें रेन फॉरेस्ट, और खाली एनिमल्स की बात करें दोबारा कोरल्स। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ये तो तीनों ठीक है भाई, ऑल द 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये बेसिकली एक स्पीड अप करने का एक इनिशिएटिव था UNFCCC का, जिसमें क्या है कंट्रीज़ को अपने INDC टारगेट्स जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स हैं वो थोड़े से बेटर करके उन पे काम करना था। तो पेरिस क्लाइमेट डील के साथ ये बातें हुई थी, तो UNFCCC ने बनाया था। IPCC, UNEP, UNFCCC शुड बी दी आंसर। चलो कोई ख़ास बात नहीं। स्टेट्स द पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट सो फेमस टर्म, बट फिर भी UPSC ने पूछा क्योंकि एक पक्के टाइगर रिजर्व है। There is a Pakke Tiger Reserve in अरुणाचल। इस टाइगर रिजर्व को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अवार्ड देता है एनुअल बेसिस पे, जो अच्छी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करती हैं ना प्रोटेक्टेड एरिया, जो नेशनल पार्क हो या सेंचुरी हो या टाइगर रिजर्व हो, दोज हु आर परफॉर्मिंग बेटर ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो पक्के टाइगर रिजर्व को अवार्ड दिया गया, और पक्के टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल। इसलिए UPSC ने पूछा है, नहीं तो इतना फेमस नहीं था ये कि क्वेश्चन अलग से बनाए UPSC। विद रेफरेंस टू अरुणाचल शुड बी द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PSLVs launch the satellites useful for earth resource monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है यार।
PSLV से आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स या आपकी जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कह लो वो लॉन्च कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और GSLV से आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और ये सब लॉन्च होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट में तो कोई गलती ऐसी लग नहीं रही। सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। अरे नहीं भाई, जो सेम पोजीशन में रहती हैं वो जियो स्टेशनरी हैं, और जियो स्टेशनरी के लिए प्राइमरीली GSLV बनाया गया था, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई। GSLV Mk3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। अरे भाई 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। पहली स्टेज में सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। तो इसमें 4 स्टेज कैसे हो गया? तो यहाँ भी UPSC ने बदमाशी करी। तो 1 ओनली शुड बी द करेक्ट। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक 3 होती हैं इसमें भाई, करेक्ट। तो लाइक दैट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. The definition of critical wildlife habitat is incorporated in FRA 2006. बिल्कुल ठीक बात है कि जो भी वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट है, ताकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसके साथ? ट्राइबल एरियाज के साथ, जहां हम उन्हें राइट्स दे रहे हैं। तो ये डिफाइन किया गया था, करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बायगाज हैव बीन गिवन द हैबिटेट राइट्स। 2010 में देखो, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसे आप शॉर्ट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहते हो, उस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हमने ट्राइब्स को, लोकल पॉपुलेशंस को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स दिए थे। क्या हमने ये राइट्स दिए कि आप फॉरेस्ट में रह सकते हो, यू कैन स्टे इन द फॉरेस्ट, यू कैन रिजाइड इन द फॉरेस्ट, यू कैन यूटिलाइज द फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर योर सर्वाइवल, माइनर फॉरेस्ट रिसोर्स जैसे कि बैम्बू हो गया, जैसे फ्यूल वुड हो गया, फूड हो गया, आपका क्रॉप्स होगी, वेजिटेबल होगी, मतलब सर्वाइवल के लिए आप कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हो, बट नॉट फॉर कमर्शियल गेन्स, नॉट फॉर कमर्शियल गेन्स। तो उसके लिए हैबिटेट राइट्स दिए गए। तो पहले हैबिटेट राइट बैगा मध्य प्रदेश की जो एक PVTG है, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसे ये पहला हैबिटेट राइट शायद 2010 में दिया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर द हैबिटेट्स ऑफ PVTGs इन एनी पार्ट। नहीं भाई, क्यों? जब ट्राइब्स की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करेगा, ये क्यों करेगा भाई? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेगा ना। जब हैबिटेट राइट्स ट्राइब्स को देने हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को इन्वॉल्व करो भाई। अदरवाइज ऑल्सो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका FRA 2006 है, इसका नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। अगर फॉरेस्ट लिख दिया उसका ये मतलब नहीं है कि इसका नोडल मिनिस्ट्री फॉरेस्ट है, इसका नोडल मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। Consider the following: birds, dust blowing, rain, wind blowing. Which of the following can spread plant disease? देखो, ये सारे के सारे they can act as pollinating agents. Birds है, dust है, rain है, wind है, सब क्या है? pollinating agents है। और pollinating agents हैं तो pollens कैरी कर रहे हैं। अब pollens में अगर इन्फेक्शन है तो दूसरे में नहीं चला गया। तो सारे के सारे they can transfer the infection from the infected male plant to the female plant. तो ये pollen ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्फेक्शन को भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर फॉर 2018 पेपर। ये 2018 का पेपर है भाई, चलो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। 2019 में 34 क्वेश्चंस थे, 18 में भी शायद 32 या 31 थे। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, तो आपको भाई अराउंड 35 क्वेश्चन मिलेंगे। 1/3 पेपर फिक्स है साइंस टेक एनवायरनमेंट से आना। ये बढ़ के 40 भी जा सकता है, ये 32-33 तो रहेगा ही। तो 1/3 पेपर मोटा मोटा उन्होंने बनाना है साइंस टेक एनवायरनमेंट से। तो ये आपका हो गया। अब 2019 में आ गए हम, अभी तो हमारे मतलब कोई क्वेश्चन आया नहीं है। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? टेम्परेट अल्पाइन जोन में कंप्लीटली लाई कर रहा है, मतलब उसका कोई हिस्सा ट्रॉपिकल में नहीं है। तो टेम्परेट में कब लाई करेगा? या तो वो टेम्परेट लेटीट्यूड्स में हो, या फिर ऑल्टीट्यूड हाई हो उसका, या तो जिसके लेटीट्यूड भी कम है, ऑल्टीट्यूड भी कम है, तो उसमें तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशंस आ जाएंगी। बट यहाँ ये पूछ रहे कंप्लीटली लाइंग। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करो तो हिमालयन रीजन ही है जो कंप्लीट टेम्परेट कंडीशंस दे सकता है। अदरवाइज साउथ में जो माउंटेन्स है वो तो ट्रॉपिकल कंडीशंस में है, वो तो समुद्र के साथ लगे हुए हैं, तो वहाँ तो हाइट की वजह से जो आएगा। बट हिमालयन रीजन में तो टेम्परेट कंडीशंस बनती हैं भाई। तो हिमालयन रीजन में जो कंप्लीटली लाई कर रहा है, जो कि फुट हिल्स पे ना होके सीधा पहाड़ियों में शुरू हो रहा है, वो आंसर बनेगा। मानस नेशनल पार्क तो प्लेन्स में है भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मानस तो ट्रॉपिकल कंडीशंस में है।
नामदफा ट्रॉपिकल से मूव करता है और ऊपर तक जाता है आर्कटिक। तो ट्रॉपिकल से शुरू हो रहा है, फुट हिल से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। न्योरा वैली में ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, सब है, वेस्ट बंगाल वाला है ये। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है जो आपका भाई, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है आपका ये उत्तराखंड में है, दिस इज देयर इन उत्तराखंड। तो ये क्या है, हायर रीचेस पे ही शुरू हो रहा है, इसका है ही नहीं कनेक्शन किसके साथ, इसका कनेक्शन नहीं है ट्रॉपिकल कंडीशंस के साथ। तो जो आपका वैली ऑफ फ्लावर है भाई उत्तराखंड में, वो ऊपर ही ऊपर लाई कर रहा है, उसका नीचे से कनेक्ट नहीं है। तो वैली ऑफ फ्लावर शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा इस पेपर का। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। करेक्ट स्टेटमेंट, गिर नेशनल पार्क में है, सबको पता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो डबल हम्प्ड कैमल है, वी कॉल दिस एज बैक्ट्रियन कैमल। ये इंडिया में नुब्रा रीजन में है, मतलब लद्दाख रीजन में है, बट वेरी लेस नंबर, बहुत कम है, 200-300 है, 350 होंगे। ये एक्चुअली तिब्बत मंगोलिया रीजन में है सबसे ज्यादा। तो खाली इंडिया तो गलत हो गया स्टेटमेंट, हमसे तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नहीं भाई तुम बाकी कहीं मत जाओ, नियर बाई भूटान में चले जाओ, वहीं मिल जाएगा। तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, एशियाटिक लायन है इंडिया में। In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning and sulfate aerosol injection? इन्हें हम कहते हैं जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, या आप इन्हें क्लाइमेट इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी कह सकते हो। जियो इंजीनियरिंग या क्लाइमेट इंजीनियरिंग कह लो, या आप इन्हें नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज कह सकते हो, एनईटीज। एनईटीज वो मेथड है जिसमें आप साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हो। नेगेटिव एमिशंस, देखो या तो एमिशंस को कम करो या रेडिएशंस जो आ रही है उनको, तो हम क्या करेंगे भाई, जो स्ट्रेटोस्फियर है, देखो ट्रोपोस्फियर में तो आ गई अगर रेडिएशन, तो ग्रीन हाउस गैसेज उसे ट्रैप करेंगे वापसी जाते हुए, बट स्ट्रेटोस्फियर में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पे हम लोग ना एरोजोल्स पुटअप कर देते हैं, सल्फेट के एरोजोल्स को इंजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही रेडिएशन आएंगी, सोलर रेडिएशन, वो टकरा के इन्हीं से वापस चली जाएंगी, तो लेस ऑफ द रेज विल रीच द अर्थ। तो इसका सीधा मतलब हुआ एल्बिडो वैल्यू बढ़ा दिया आपने, यू हैव इंक्रीज द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ सनलाइट। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ सनलाइट जब बढ़ गया है तो उसका सीधा लॉजिक हुआ कि अर्थ सरफेस पे कम आ रही है, तो जितनी इनकमिंग रेडिएशन कम होगी उतनी ही आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की ब्लॉकेज कम होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। तो दिस इज सल्फेट एरोजोल इंजेक्शन। ऐसे ही हमने क्या किया है, स्पेस मिरर इंस्टॉल करने की बात की है कि मिरर पे लाइट गिरी, टकरा के वापस चली गई। मरीन क्लाउड्स को ब्राइटन अप किया जा रहा है, साइरस क्लाउड्स की थिनिंग की जा रही है, यस। तो ऐसे कई साइंटिफिक इंटरवेंशंस, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का यूज करना, मल्टीपल साइंटिफिक इंटरवेंशंस आर देयर। ओशन फर्टिलाइजेशन कर रहे हो आप, उसमें आयरन फॉस्फोरस डाल दिया ताकि फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाए, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर। तो इन सब का पर्पस है किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज के रेगुलेशन को देखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग को देखा जाए। Creating the artificial rains in some regions, reducing the frequency of cyclones, not at all, reducing the adverse impact of solar winds, तो ये बच गया ग्लोबल वार्मिंग। तो ध्यान रखना, ये एक नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी है, ये जियो इंजीनियरिंग मेथड है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग मेथड है, बट इनमें बहुत लंबी लिस्ट है ये। साइरस क्लाउड थिनिंग, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, सल्फेट एरोजोल इंजेक्शन, स्पेस मिरर्स का इस्तेमाल करना, और ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद बायो एनर्जी एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जियो सिक्वेस्ट्रेशन, पता नहीं कितने इनिशिएटिव्स हैं इसके अंदर। और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, कम से कम 5-7 बार आ रखा है, हो सकता है 10 बार आ रखा हो, इतने क्वेश्चंस आते हैं सिक्वेस्ट्रेशन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। पायरो मीन्स फायर, लिसिस इज ब्रेकडाउन, थर्मल ब्रेकडाउन होता है ये वेस्ट का। ऑर्गेनिक वेस्ट को जब आप हाई टेम्परेचर पे ले जाके ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन कर देते हो, दैट पायरोलिटिक कन्वर्शन इज वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शन मेथड, क्योंकि उससे बायोगैस जनरेट कर सकते हो आप आगे चल के,
ठीक है। द सेम वे प्लाज्मा गैसिफिकेशन का भी क्या है भाई, आप जो आपके पास वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है उस वेस्ट को आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो ताकि चीज़ें आप उसके प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उससे गैस बनाते हो। तो वेस्ट से एनर्जी कन्वर्जन के मेथड्स हैं ये। अब इसमें प्लाज्मा गैसिफिकेशन है, इसकी जगह अगर प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन लिखा होता तो भी करेक्ट था। इसकी जगह अगर पॉलीकरेक्ट टेक्नोलॉजी लिखा होता तो भी वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन का मेथड है, तो वेस्ट टू एनर्जी हो गए। तो ये आपको पता होने चाहिए भाई, दिस यू शुड नो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखो भाई, बहुत 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं याद हो सकते, उस सब के अंदर क्या क्या है। 3 बायोस्फीयर रिजर्व याद करने हैं, 3 ही बता रहा हूं, और 99.99% है अगर उनके अंदर का मटेरियल पूछा गया कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क सेंचुरी है, तो इन 3 में ही पूछा जाएगा। पहला अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरला के जंक्शंस में है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व में पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व के हिस्से आते हैं। दूसरा कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल, उसमें पिन वैली नेशनल पार्क है, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक रामसर वेटलैंड लाया करता है उसमें, उसे चंद्रताल लेक कहते हैं। ये है कोल्ड डेजर्ट। तीसरा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विच इज प्रेजेंट एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द 3 सदर्न स्टेट्स, जिसके अंदर मुकुर्थी नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, बांडीपुर नेशनल पार्क है, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेरियार नेशनल पार्क है, उसके अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये पूरा जोन बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी के अंडर लाया करता है। तो 3 का याद रखना है। तो अब इसमें क्या दे रहा है ये, पार्ट्स ऑफ नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्ट्स ऑफ नेयर, पेपारा, शेंदुर्नी, कलक्कड़ मुंदनथुरई, करेक्ट, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट। मुदुमलाई इज नीलगिरी, तो ये तो गलत हो गया। सत्यमंगलम इज अगेन नीलगिरी, तो ये भी गलत हो गया। वायनाड इज अगेन नीलगिरी, साइलेंट वैली इज अगेन नीलगिरी। तो सेकंड जो ऑप्शन दिया है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का दे दिया इन्होंने, ना कि अगस्त्यमलाई का। थर्ड है कौंडिन्या, गुंडला, ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये मिक्स एंड मैच कर दिया। मुकुर्थी आपका नीलगिरी में हो गया, पापीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश की तरफ है ईस्टर्न घाट में, तो ये तो मिक्स एंड मैच कर दिया इन्होंने, ठीक है। नागार्जुना श्रीशैलम कहाँ, आंध्रा तेलंगाना के जंक्शंस में जाके है यार, तो ये ध्यान रखना है। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। सम स्पीशीज ऑफ फिशेज आर हर्बीवोर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैल्प्स पे डिपेंड करती हैं कुछ फिशेज। सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, तो ड्यूगोंग तो इतना फेमस है ही भाई, जिसे आप सी काउ कहते हो, तो वो तो हर्बीवोर ही है। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये तो सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स। इस तरह के स्टेटमेंट्स में ना बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ। ऐसा एक आधा रैंडम क्वेश्चन आता है, उसकी वजह से आप अननेसेसरी बायो में इतना एंटर कर जाओगे कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। यस, और वैसे भी 24 तारीख आ ही रही है यार, कितना करोगे, ठीक है। थोड़ा सा डिले करने का ये भी था कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा रिवाइज करते जाओगे, मेरी बातें सुन के जाओगे, अब तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब क्या ही करना। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, वाइल्ड लाइफ और नेचुरली फाउंड इन ब्लूफिन महाशीर, कावेरी रिवर। देखो दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लूफिन महाशीर है जो वो कावेरी रिवर में मिलती है, अगेंस्ट दैट जो गोल्डन महाशीर है, मछली है, ये इंडस और सतलुज जो रिवर सिस्टम्स हैं उसमें है। गोल्डन महाशीर की बात कर रहा हूं। इरावाडी डॉल्फिन्स, इरावाडी रिवर म्यांमार में मिलती है। इंडिया में इसकी लोकेशन सुंदरबन और चिलिका है, तो चंबल रिवर नहीं है, घड़ियाल थोड़ी है भाई, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट है। इरावाडी डॉल्फिन्स इंडिया में सुंदरबंस और चिलिका में है। रस्टी स्पॉटेड कैप ईस्टर्न घाट में है, ये स्टेटमेंट ठीक है। 1 और 3 शुड बी करेक्ट। व्हाट इज द ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीड्स? माइक्रोबीड्स प्लास्टिक की वो फॉर्म है जो हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो जैसे आप पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट जो यूज़ कर रहे हो, उसमें जो वो क्रिस्टल्स से फील होते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें जो क्रिस्टल्स जो आपको बिल्कुल आपको रफनेस सी फील होती है, वो माइक्रोबीड्स है, प्लास्टिक है। वो क्या करेगा, फॉर्म बना देगा, पानी में मिक्स हो जाएगा, वापस डिग्रेड होगा नहीं, वो वापस बीड बन गया, तो वो पानी में मिक्स होता होता ओशन में पहुंच जाता है, तो वाटर बॉडीज़ को ख़राब करता है, रिवर से लेके ओशंस तक पूरा डिस्टर्ब कर देता है। सबसे ज़्यादा मरीन पॉल्यूशन कॉज करने में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं,
दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम्स, बहुत सही स्टेटमेंट है। कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, नहीं भाई, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स, अरे वाटर बॉडीज को खराब कर रहा है भाई। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड इन फूड एडल्ट्रेंट, नहीं यार, पहला स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ो। Recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle. Himalayan nettle एक फाइबर है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है जैसे है, ऐसे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड रीजन में और नेपाल रीजन में ये ग्रो होने वाला एक फाइबर है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्सटाइल फाइबर है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, लेकिन ये इस बार के लिए भी हाईलाइट हो सकता है, ध्यान रखना। हिमालयन नेटल मेनली उत्तराखंड नेपाल रीजन में है, जिसका फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Estimation of which of the following are satellites images remote sensing can be used. Satellite image का यूज किसी चीज में कर लो भाई, ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन में कर लो, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ प्लांट्स को स्टडी करने के लिए कर लो, मिनरल्स की प्रोस्पेक्टिंग के लिए कर लो, वाटर बॉडीज की स्टडी के लिए कर लो, जिस मर्जी में इस्तेमाल करो भाई, इसमें क्या दिक्कत है। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन, बिल्कुल, इससे आप गैसियस कंटेंट चेक कर लोगे ना, CO2 ऑक्सीजन का, उससे प्लांट की फोटोसिंथेसिस चेक हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम द राइस पैडीज, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड सरफेस टेम्परेचर्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ भी चेक कर लो यार, इनमें क्या दिक्कत है। हाँ, आप एकदम से यही कहते कि सेटेलाइट से आपके घर पे घड़ी में टाइम दिखेगा, तो वो एक अलग चीज़ है यार, अदरवाइज तो ये जनरल चीज़ें हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन का कोई सर पैर नहीं है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। अब देखो, परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर to the total area, which of the following is the correct ascending order। जब ascending order में करता है, आपको कनेक्ट करना है, तो आपको दो चीजें ध्यान देनी है। देखो, पहली, जहां पे फॉरेस्ट कवर लेस है क्योंकि वो न्यूमरेटर है, और जहां पे टोटल एरिया ज्यादा है क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, तभी तो ये कम आएगा, ये लेस वैल्यू आएगी, तभी तो असेंडिंग में अरेंज करोगे। अब इंडिया में फॉरेस्ट कवर टोटल जो सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है, उससे बाद अरुणाचल प्रदेश में है, और फिर शायद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र रीजन है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है। तो अब इनमें ऑप्शंस क्या हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो महाराष्ट्र को सबसे पहले पकड़ लो, क्योंकि महाराष्ट्र का इनसे कम है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, और टोटल एरिया में महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है भाई। एमपी चलो उससे बड़ा है, लेकिन एमपी का फॉरेस्ट कवर उससे बहुत ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड कहाँ है, थर्ड शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों ऑप्शंस बनते दिख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस का कोई सर पैर नहीं होता भाई, ठीक है। ये तो बस मुझे थोड़ी पता है किसका कितना एरिया, कितना टोटल एरिया है, मैं तो लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अब महाराष्ट्र के बाद एक कहता है दूसरे पे है मध्य प्रदेश, और एक कहता है दूसरे पे है मध्य प्रदेश, दोनों ही यही कह रहे हैं, तो ठीक है भाई, एमपी उसके बाद मध्य प्रदेश, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लेके जा रहा है हमें। देखो, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का एरिया मेरे हिसाब से ओडिशा का ज़्यादा होगा या ऑलमोस्ट बराबर होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ का न्यूमरेटर लार्जर है, तो छत्तीसगढ़ लास्ट में आना चाहिए। मुझे इसका आंसर नहीं पता। अब इसमें पहले ओडिशा फिर छत्तीसगढ़, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं जस्टिफाई भी नहीं करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाओ, लॉजिक लग पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो भाई। कितना स्टेट का रटोगे यार, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब आंसर क्या है इसका, एमपी ना महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो आई विल गो विद थर्ड। अब पता नहीं आंसर क्या, थर्ड फोर्थ में से ही होना है वो तो बात ठीक है, बट इन दोनों में से जो भी है वो आप चेक कर लेना। आई विल गो विद दिस। मैंने तरीका बता दिया है हाउ वी कैन हैंडल सच क्वेश्चंस। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, कॉमन सेंस, लॉजिक लगाओ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। देखो, मीथेन हाइड्रेट्स हैं मीथेन जो पानी के साथ अटैच्ड फॉर्म में दबी हुई है। कहाँ पे, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में, समंदर में जो दबी हुई है मीथेन, उसे हाइड्रेट्स कहते हैं। आइस कैप ग्लेशियर पिघला या आपने हटा दिया, मीथेन बाहर निकल जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो अब क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी, ग्लोबल वार्मिंग माइंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस। भाई ग्लोबल वार्मिंग से मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस से तो मीथेन के ऊपर का कवर हटा, मीथेन बाहर। बहुत आसान स्टेटमेंट है।
लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। सबसे ज्यादा है ही भाई आइस कवर जो है पोलर एरियाज पे और समुद्र में, तो ठीक बात है ये तो। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डेकेड 2, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मीथेन का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10, 12, 14 साल होती है, इसके बाद ये ऑक्सीडाइज कर जाता है CO2 में। तो मीथेन का लाइफ स्पैन 10, 12, 14 साल होता है, तो इन्होंने लिखा है इन अ डेकेड और 2, मतलब 10 या 20 साल, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है क्योंकि 10, 12, 14 इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे ये, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या पूछ रहा है? रिलीज, अच्छा स्टबल बर्निंग का क्वेश्चन है यार। बायोमास बर्निंग जो आप कर रहे हो क्रॉप रेसिड्यू की, उसमें मोटे मोटे 22 तरह के पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, 22 टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड। तो जो मन करे उठा के सारे डाल देना। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, मीथेन रिलीज होगा, ओजोन, सल्फर, अगर यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देता वो भी मान लेते हम, ठीक है। अगर वो कहते सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स में पार्टिकुलेट मैटर सब, तो रिलीज सीधा लगा देना। ये लो 22 तरह के पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, बता रहा हूं तुम्हें। 22 डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, इसीलिए वो इतना डेंजरस है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन्स मिथाइल पैराथायोन, आई विल नॉट रीड मच। देखो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, DDT, BHC, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, कार्बोफ्यूरन्स, मिथाइल पैराथायोन, फोरेट्स, ये सारे के सारे डेंजरस हैं। दे एक्ट एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इन्हें रोटरडैम और स्टॉकहोम दोनों कन्वेंशंस रेगुलेट करने की बात करता है, करेक्ट। तो ये एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स हैं, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन रामसर कन्वेंशन में है, वैसे भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेवरेट है, हो सकता है हम डिस्कस कर रहे हैं इतने एक रामसर और डिक्लेयर हो जाए। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व। रामसर कन्वेंशन ऑब्लिगेशन नहीं है, इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, गलत स्टेटमेंट। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रामसर कन्वेंशन। नहीं भाई, वेटलैंड कंजर्वेशन के रूल्स का क्या है? देखो रामसर कन्वेंशन इज ओनली फॉर रामसर वेटलैंड्स। इंडिया ने 99 रामसर वेटलैंड्स बनाए अभी तक, आज की डेट में बात करूं तो। जिस टाइम ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ हो सकता है उस टाइम में 30 थे, 35 थे। तो वेटलैंड रूल तो पूरे इंडिया के वेटलैंड्स के लिए थे, ना कि सिर्फ रामसर के लिए। देखो ये एब्सर्ड स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से दो तो, वेटलैंड कंजर्वेशन इज वाई, तो भाई रामसर के जो वेटलैंड है उसके अलावा जो वेटलैंड है उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? रामसर वाले तो बहुत कम वेटलैंड है ना, पूरे इंडिया में 99 है अभी तक, और इंडिया में वेटलैंड होंगे लाखों, तो बाकी वेटलैंड्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे अगर सिर्फ रामसर के रेगुलेशंस पे जाओगे? तो ये तो वैसे भी वेग स्टेटमेंट है, इसको हटाना पड़ेगा। द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010 ऑल्सो एनकंपास द ड्रेनेज एरिया एंड द कैचमेंट रीजंस ऑफ द वेटलैंड्स एज ड्रेन। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट को काउंट करोगे आप, क्योंकि वहां भी तो पोल्यूशन हो सकता है भाई। और वैसे भी 3 ओनली ही बचता है, जब पहले 2 कट जाते हैं तो उसमें वैसे ही कुछ नहीं बचा है। तो पेपर को ध्यान से पढ़ना भाई, कई बार वो बेकार के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए, सही स्टेटमेंट है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया एज अ वेस्ट हो सकता है, वो अमोनिया एज अ वेस्ट निकल जाएगा एयर में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही स्टेटमेंट है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ भी अमोनिया का कनेक्शन है। अमोनिया ड्रॉपलेट्स जो उनका फीकल ड्रॉपलेट्स हैं उसमें अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया कंबाइन करके दूसरे कंपाउंड बना लेगा। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट का कनेक्शन भी अमोनिया से है, ध्यान रखना, इजी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG, देखो हाइड्रोजन के पीछे यूपीएससी कई सालों से पड़ा हुआ है। हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG मतलब जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल महंगा है भाई उसको बनाना, तो आपका CNG बेटर तो हो गया क्योंकि हाइड्रोजन इज क्लीन फ्यूल, तो आपका CNG की क्वालिटी बेटर हो गई, एमिशंस ऑफ गैसेस कम हो गई, लेकिन फ्यूल आपका महंगा हो गया। हाइड्रोजन महंगा फ्यूल है। अब क्या कह रहा है यूपीएससी? The main advantage of the use of hydrogen CNG is the elimination of carbon monoxide emissions. देखो स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस CNG बनाने में और CNG यूज करने में मिनिमल हैं,
लेकिन हाइड्रोजन जब आप यूज कर रहे हो सीएनजी के साथ तो उन एमिशंस को लगभग 75% तक आप कम कर लेते हो। यू रिड्यूस दोज एमिशंस टू अप टू 75%। लेकिन इलिमिनेट नहीं हो पाएगा भाई। इलिमिनेट होना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो आई विल नॉट गो विद फर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब मैं आंसर नहीं पता, वो तुम लोग देख लेना, बट फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ तो नहीं जाऊंगा मैं। हाइड्रोजन सीएनजी एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉल्यूटेंट्स तो कम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है रिड्यूस करना, रिड्यूस तो हम सीओ को भी कर रहे हैं, बट इलिमिनेट नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि आपने हाइड्रोजन सीएनजी में मिलाया है। सीएनजी को हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट थोड़ी किया है। अगर पूरा हाइड्रोजन इस्तेमाल करोगे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जीरो हो जाएगा, लेकिन सीएनजी तो अभी भी है। सीएनजी है तो हाइड्रोकार्बन ही, हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कार्बन के ऑक्साइड्स तो निकलेंगे भाई। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस, बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। और अगर इसको बहुत प्रिसाइजली बताऊं मैं तो 18% ब्लेंडिंग होती है। अगर बहुत प्रिसाइजली बताऊं तो 18% रफली 1/5 हो गया ना, अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम लिख रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 18% की ब्लेंडिंग इसमें प्रेफर की जाती है। 18% ब्लेंडिंग, ठीक है। ये तो ठीक है ब्लेंडिंग, इसका क्या करोगे? व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड पता नहीं कौन सा क्या कह रहे हैं, नाम भी पढ़ा भी नहीं जा रहा, कैसे अटेम्प्ट करोगे? रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडर वाटर केव सिस्टम्स, वाटर रिजर्वॉयर्स। ओहो, क्या है ये? जिस हिसाब से नाम लग रहे हैं ये तो कोई गुफाएं होंगी भाई, मुझे नहीं पता क्या इनका क्या करोगे। ये तो चलो ठीक है, सीएनजी तो चलो। हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, अरे महंगा होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ को अगर मैं हटाऊं तो 2 एंड 3 के साथ आई विल गो। महंगा होगा फ्यूल भाई, सस्ता नहीं होगा, हाइड्रोजन महंगा है। यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवीटीजी पे पूछ लिया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखो सबसे पहले होते क्या है पीवीटीजी, क्वेश्चन को छोड़ दो। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर द मोस्ट वल्नरेबल और फ्रेजाइल ट्राइब्स इन द कंट्री। मोस्ट वल्नरेबल और फ्रेजाइल ट्राइब्स इन द कंट्री। बेसिकली इन ट्राइबल ग्रुप्स में क्या है भाई, लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट जीरो है, बहुत कम है। Population growth rate is very low. It can be zero, it can be negative also. They are still dependent upon very basic hunting gathering kind of economies, activities. ठीक है, और इनके टूल्स मेथड्स बहुत पुराने हैं, पत्थर के टूल अभी भी, या प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया में 75 ऐसी पीवीटीजी हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। कुछ नाम बोल रहा हूं, बस आंख बंद करके सुन लेना, क्या पता कौन सा टकरा जाए एग्जाम में। यस, चोला नाइकन्स इन केरला, खतौड़ी ट्राइब इन गुजरात, बैगाज एंड सहरियाज इन मध्य प्रदेश, सहरियाज इन राजस्थान, ठीक है, और चेंचूज इन आंध्र प्रदेश, इरुलाज इन तमिलनाडु, ग्रेट अंडमानीज, शोम्पेन, सेंटिनलीज, ओंगेज, ठीक है। और ये हो गए आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान निकोबार में ध्यान रखना ग्रेट निकोबारी नहीं है पीवीटीजी, बाकी सारे हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक है सिर्फ, वही ट्रैप करेगा तुम्हें, मर्रम नागाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। मर्रम नागाज बिलोंग टू मणिपुर, ना कि नागालैंड। तो मर्रम नागाज देखते ही प्लीज डू नॉट जंप टू नागालैंड। मणिपुर की एक पीवीटीजी है। टोटो ट्राइब वेस्ट बंगाल में है। कोटाज कुरुम्बाज कर्नाटका रीजन के आस, जो नीलगिरी रीजन कर्नाटका में मिल जाएगा आपको, करेक्ट। असुर ट्राइब झारखंड में है। डोंगरिया खोंड्स, मनकिरडिया, ये ट्राइब ओडिशा की हैं। सबसे ज़्यादा पीवीटीजी हैं ही ओडिशा में, 13 है टोटल, 12 उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, इंक्लूडिंग तेलंगाना। तो ये पीवीटीजी होती हैं। अब क्या कह रहा है यूपीएससी, पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी। नहीं पता भाई हमें तो कितने स्टेट्स में है, हाँ, लेकिन यूटी कंफर्म है कि ये अंडमान निकोबार में है, बाकी किसी यूटी में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यूटी के हिसाब से तो ठीक है, स्टेट मुझे नहीं पता, याद भी नहीं करना मुझे। A stagnant or declining population is one of the criteria. Very good, बिल्कुल ठीक कह रहा है यूपीएससी। There are 95 PVTGs, यहां बदमाशी कर दी इन्होंने। There are total 75 PVTGs, 3 को हटाओ, ये लो, मुझे जरूरत ही नहीं है कितने स्टेट में है पीवीटीजी। आई डू नॉट नीड नंबर ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ स्टेट भी सही है, 18 ही है। नहीं पता, लेकिन भाई मैं तो याद करता नहीं, तुम कितना डेटा याद करोगे। तो इरुलाज तो हमने बता दी, तमिलनाडु रीजन हो गया। कोंडा रेड्डी ट्राइब आपकी आंध्र तेलंगाना रीजन हो गया।
ठीक है, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स होगी आपकी। तो दिस व्हाट इज देयर, तो 1, 2 और 4 बन जाएगा, 75 है भाई, 95 नहीं है, गलत हो गया स्टेटमेंट। ओके, गोइंग अहेड। Consider the following statements as per the amendment to the India Forest Act 1927। 1927 का इंडिया फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। देखो सबसे उसका सिग्निफिकेंट रीजन क्या था पहले ही बता देता हूं। बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं लोग भाई फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड सो। लेकिन बैम्बू को इस फॉरेस्ट एक्ट ने एक ट्री डिक्लेयर किया हुआ था, और ट्री डिक्लेयर कर दिया तो आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फेल डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट। तो बैम्बू को फॉरेस्ट एरियाज में ट्री रख दिया इस अमेंडमेंट ने, लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरियाज में आपको उसकी कल्टीवेशन करनी थी, इसलिए बैम्बू को ग्रास बोल दिया कि ग्रास है तो यू कैन यूटिलाइज दैट। तो बैम्बू इन फॉरेस्ट एरिया यू कैन नॉट कल्टीवेट क्योंकि वो ट्री है। बैम्बू इन नॉन फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज अ ग्रास, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ये अमेंडमेंट किया गया था। अब देख लो क्या है। As per the recent amendment to the India Forest Act, this forest dwellers have the rights to fell the bamboos grown in the forest areas। गलत, नॉन फॉरेस्ट एरियाज में अलाउड है, फॉरेस्ट में नहीं है। As per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers act, to bamboo is a minor forest produce। करेक्ट स्टेटमेंट। बैम्बू है, अभी तो बताया था मैंने, हनी है, लेटेक्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, टेंडू लीव्स हैं, ये सब क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। The scheduled tribes and other traditional forest dwellers act allows ownership of minor forest produce to the forest dwellers। सेकंड एंड थर्ड के साथ जाएंगे हम। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सो इट शुड बी 2 and 3 ओनली, इट शुड बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात कर रहा है यूपीएससी। इट स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच, वेट स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया। हाँ, 1986 का एक्ट कह रहा है इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। नहीं भाई, गलत बात है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का इस्तेमाल ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री एंड कंपा में है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन में वी हैव। एक और ऐड कर सकते हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्टली अथॉरिटीज को पावर देता है कि इस इंडस्ट्री को, इस फैक्ट्री को, इसको बंद करो अगर वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो यहां पब्लिक को नहीं भाई, यहां पे तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पावर दी गई थी पहली बार। सेकंड, इट ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स वेरियस। ये ठीक है, तो विल बाय ओनली सेकंड स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट के साथ नहीं जाएंगे हम। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच, ये तो बेकार के क्वेश्चंस हैं यार। वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। नहीं भाई, 4 कैटेगरीज में वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन सोर्स पे तो 2 ही हैं, वेट और ड्राई। करेक्ट पूछिए तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, छोड़ो। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। करेक्ट पूछा है, यहां भी नहीं। थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, कहीं पे लैंडफिल बना हो, कोई डंपिंग साइट हो, तो ये भी तो थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है। बाकी तो अब तो ये अभी भी बदल चुके हैं यार, अब तो 2025 के आ गए, इनफैक्ट 26 के, सॉरी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का अमेंडमेंट 26 का आ गया भाई, 10 साल बाद नया अमेंडमेंट आ गया अब तो इसमें तो शायद थर्ड के साथ ही जाएंगे। देख लेना भाई नए अमेंडमेंट को, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। एज पर द लॉ, अच्छा कॉम्पा आप आ ही गया, सारे एक्ट पूछ लिए गए इस पेपर में। कौन से साल का पेपर है ये? एज पर द लॉ द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट्स एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। देखो, एक नेशनल काम्पा है और स्टेट लेवल पे कंपास बना रखे हैं आपने। देयर आर स्टेट कंपास ऑल्सो, ठीक है।
दोनों लेवल पे फंड क्रिएट किए गए हैं अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स पब्लिक अकाउंट, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट। तो भाई कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन जो है यहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हर चीज में मैंडेटरी नहीं है भाई। देखो इसमें इन्होंने लिख दिया कि हर चीज में ही मैंडेटरी हो गई, इन्होंने तो स्पेसिफाई नहीं किया भाई। जहां पे लो एमिटिंग प्रोजेक्ट है, जहां पे लो स्केल डाइवर्जन है, वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लार्ज स्केल होगा तो इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये बात नहीं बनी। फर्स्ट वाले के साथ तो थोड़ा ठीक है, लेकिन सेकंड वाली स्टेटमेंट के साथ नहीं जाएंगे हम। वन ओनली शुड बी द करेक्ट। देखो हर कंडीशन में मैंडेटरी हर चीज में नहीं है भाई, यहां थोड़ा सा यूपीएससी ने गड़बड़ कर दी। With reference to the communication technologies that are difference between the LTE and VoLTE, long term evolution, voice over long term evolution। 4G जो टेक्नोलॉजी थी उसमें LTE आया, जिसमें अगर आप फोन का डेटा यूज कर रहे हो तो कॉल कनेक्ट नहीं होगा, अगर कॉल पे हो तो डेटा ऑन नहीं होगा, और अगर साइमल्टेनियस यूज हो रहा है तो वॉइस क्वालिटी गिर जाएगी। तो उसके बाद VoLTE लेके आए 4G को बेटर करने के लिए। VoLTE इज टेक्नोलॉजी जहां पे डेटा और वॉइस दोनों साइमल्टेनियसली इस्तेमाल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल पैकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। 4G VoLTE है ना, ये इसका एक टर्म याद रखना होता है आपने, ये डिजिटल पैकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। तो इसका मतलब है वॉइस और डेटा दोनों एक साथ यूज कर सकते थे आप। LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, यहीं पे गड़बड़ हो गई, दोनों 4G हैं। LTE भी 4G है, VoLTE भी 4G है। LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज वॉइस ओनली। गलत है भाई, ये तो गलत। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई, नीदर वन नॉर टू के साथ जाएंगे, ठीक है। LTE में डेटा ट्रांसमिशन है या वॉइस कॉल है, VoLTE में दोनों है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है पोल्यूटर विल पे, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, उसी को एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 में पहली बार ये इंडिया में आया था। उसके बाद हमने इसको बायोमेडिकल वेस्ट की तरफ भी एक्सटेंड किया है, प्लास्टिक वेस्ट की तरफ भी एक्सटेंड किया है। तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, ई वेस्ट आंसर होना चाहिए इसका। ये तो आसान क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट, ओह प्योर साइंस एंड टेक का पेज दिख रहा है मुझे दूर से ही। पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑगमेंटेड रियल, अच्छा AR VR का क्वेश्चन है। देखो ऑगमेंटेड रियलिटी है जब भी तुम ये क्लास देख रहे हो, तुम ऑनलाइन देख रहे हो इस टाइम, यस तुम्हें ये लाइव दिख रहा है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे इस चीज़ को देख रहे हो, लेकिन साइड में ये भी देख रहे हो कि रूममेट कह रहा है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। मतलब डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों की अंडरस्टैंडिंग है आपको, वो ऑगमेंट हो गई आपकी रियलिटी। जो नेचुरल वर्ल्ड था उसके साथ डिजिटल वर्ल्ड आपने क्लब कर दिया। वर्चुअल रियलिटी है जब आप डिजिटल वर्ल्ड में पूरा इमर्स हो जाते हो, व्हेन यू आर साइमुलेटेड, व्हेन यू आर इमर्स्ड इनटू द साइमुलेटेड एनवायरनमेंट। जैसे VR डिवाइसेस यूज करके आप मूवी देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, वो सब वो है। अब क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी? इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ साइमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट। अरे ये VR है भाई, AR में तो सिर्फ ऑगमेंट का मतलब ही सप्लीमेंट होता है, ये VR है। इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। अरे ये AR है, ये भी गलत, उल्टा लिख दिया। AR allows individuals to be present in the world and improves the experience using the camera और smartphone और PC। ये बात ठीक है भाई, ये बात ठीक बनी। VR closes the world and transposes an individual providing complete immersion, simulated environment। So 3 और 4 का ढूंढना पड़ेगा। We'll go with 3 and 4। पहली दोनों स्टेटमेंट तो उल्टी लिखी हुई हैं, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। डेनिसोवन ह्यूमन फॉसिल है, निएंडरथल हो, डेनिसोवन हो, होमो इरेक्टस हो, होमो हेबिलिस हो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो, सब ह्यूमन फॉसिल्स हैं भाई। तो ह्यूमन का ऑप्शन ढूंढो, फॉसिल्स ऑफ काइंड ऑफ डायनासोर। अरे नहीं भाई, अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है, ठीक बात है। विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान देना। Functional chromosomes can be created by joining the segments of DNA taken from cells of different species। भाई DNA
ये डीएनए है लेट्स से, और आपने एक डीएनए का टुकड़ा उठाया दूसरा डीएनए का, उनको कंबाइन कर दिया तो फंक्शनल डीएनए बनेगा। क्रोमोसोम में तो बहुत ज्यादा डीएनए कंडेंस होता है, तो क्रोमोसोम इज अ वेरी डेंस वर्जन ऑफ डीएनए जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। तो इसमें फंक्शनल क्रोमोसोम नहीं फंक्शनल डीएनए बनेगा। यही स्टेटमेंट गलत हो गया। पीसीज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो आप। अ पीस ऑफ डीएनए, एनकोड इसी चीज पे तो फोकस्ड है। एनकोड क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स, जिसमें आप आर्टिफिशियल ह्यूमन जीनोम बना रहे हो। अ पीसेज ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल। क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और क्या होता है? सेल्स टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेटेड डिशेज। ये भी पीसीआर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, 3, 4 सही है, फर्स्ट गलत हो गया भाई। डिजिटल सिग्नेचर, भाई डिजिटल सिग्नेचर आपकी ऑथेंटिकेशन है। इट इज योर डिजिटल ऑथेंटिकेशन दैट यू यूज फॉर ई साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आप किसी सॉफ्टवेयर को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी चीज को ऑथेंटिकेट करते हो, दैट इज व्हाट इज देयर। अब ये क्या कह रहे हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। भाई उसमें आपका साइन रहेगा तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। Used to serve as a proof of identity of an individual to access information or server on the internet. An electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original document is unchanged. देखो, जो डिजिटल सिग्नेचर है आपका, ये प्राइमरली हमने ई साइनिंग के लिए इस्तेमाल किया। जैसे जीएसटी रिटर्न्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर्पज़ के लिए आप लेके आए ताकि फिजिकली आपको सिग्नेचर ना करना पड़े हर चीज़ पे। तो वो आपको उस चीज़ के लिए ऑथेंटिकेट करता है, ना कि आपकी प्रेजेंस को बता रहा है वहाँ पे। वो जो अथॉरिटी होगा वो करेगा। तो ये थोड़े से ना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनाए हुए हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। भाई यहाँ पे आपका सिग्नेचर काम करेगा, आपकी आईडी काम करेगी। यस, तो वो बेसिकली कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है, वो एक ऑथेंटिसिटी है आपकी जो आपके बारे में वहां पे बता देगी। यस, तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है वो। तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो विद इट। यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन द इंटरनेट। ये लॉगिन का तरीका नहीं है कि मैंने इस सिग्नेचर से लॉगिन कर लिया, नहीं, उसके लिए तो क्रेडेंशियल्स चाहिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। तो ये भी गलत बनेगा। देखो बना रखे बड़े क्लोज स्टेटमेंट है। ये एक है जो कंप्लीटली ठीक लग रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट देख लेना आंसर, यही होना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स इज आर अकम्पलिश्ड बाय द वियरेबल डिवाइसेस। जो भी वियरेबल डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्मार्ट वॉच ले लो, तो उससे क्या हो रहा है? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग, ठीक से सोए, कितनी देर सोए, क्या किया, स्नोरिंग करते हो कि नहीं, हार्ट एक्टिविटी कैसी थी, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड। हाँ, ये तो हियरिंग इम्पेयर्ड में भी कर रहा है, हार्ट की एक्टिविटी, हियरिंग सब बता रहा है, कितने स्टेप्स चल लिए, तो सारा ठीक है। ये तो ओहो, फिर से साइंस एंड टेक, तो भरा हुआ है भाई। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली आपका एक मेथड है। जैसे दो चीज़ें याद रखनी, एक आरएनए इंटरफेरेंस, एक एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। दोनों के दोनों जीन्स को साइलेंट करने का तरीका है। व्हेन यू डू नॉट वांट अ जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, आप उस जीन को एक्सप्रेस नहीं करवाना चाहते, तो उस जीन को साइलेंट करने के लिए आप आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हो, जिसमें प्राइमरली आप एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी क्रिएट करते हो और उसके बेसिस पे उस जीन के एक्सप्रेशन को मास्क किया जाता है। करेक्ट, ताकि वो जीन अपना एक्सप्रेशन ना दे, उसका प्रोटीन है, उसकी कोडिंग ना हो, उसका कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेस ना हो, वो जीन साइलेंट हो जाए, वो जीन स्विच ऑफ हो जाए। अब ये क्या कह रहे हैं? इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। है ही जीन साइलेंसिंग का मेथड, ठीक बात है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इस्तेमाल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन भी तो किसी जीन से हो रहा है। उनको जीन से जो सेल डिवीजन करा रहा है उसे शट ऑफ कर दो आप, वो जीन बंद हुआ तो वो जीन सेल डिवीजन करने का ऑर्डर नहीं देगा, तो सेल डिवाइड नहीं होगी। सही स्टेटमेंट है। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। अरे नहीं, देखो जो जीन साइलेंसिंग है उसमें आप नेटिव जीन को सप्रेस कर रहे हो, बाहर से कोई चीज नहीं ला रहे हो, तो रिप्लेस करने के लिए तो बाहर से आ गए ना, तो ये कटेगा यहां पे। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बना सकते हो आप, जीएम मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं इससे। तो 1 to 4 बनना चाहिए भाई, 1 to 4 बन गया, ये लो, दैट शुड बी देयर।
रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दी, दोनों याद रखने हैं, जीन साइलेंसिंग और एक और भी इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, स्विचिंग ऑफ द जीन्स, स्विचिंग ऑफ द जीन्स, ठीक है, स्विचिंग ऑफ द जीन्स। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द गाइड। देखो ब्लैक होल्स जब मर्ज कर रहे हैं भाई, ब्लैक होल्स लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके मर्जर से बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होंगी। आइंस्टीन साहब की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होंगी, जिन्हें अगर आपको याद हो तो डिटेक्ट किया था लीगो, यूएस की जो ऑब्जर्वेटरी थी उसने डिटेक्ट किया था और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था भाई। तो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड होना चाहिए, हिग्स बोसोन नहीं, इसके लिए लार्ज हेड्रन कोलाइडर है और फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर है। ग्रेविटेशनल वेव्स, ये बिल्कुल ठीक बात है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल, बेकार की बात है। इट एनेबल्ड द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी एक सिंगल ब्लैक होल का एस्पेक्ट है, ना कि मर्जर का, तो इट शुड बी ग्रेविटेशनल वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोब। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है भाई? इनकम्प्लीट कोर्स जब आप ले रहे हो दवाइयों के, अनसाइंटिफिक डोज ले रहे हो, ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से हो सकता है, या कम या ज़्यादा डोज आप ले रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको उसमें डाल सकती हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेज इन सम, ठीक है। देखो एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, जब आप एनिमल्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उस एनिमल में भी बैक्टीरिया तो रेजिस्टेंट आ ही सकता है भाई, बैक्टीरिया कैन बिकम रेजिस्टेंट, बैक्टीरिया तो रेजिस्टेंट बन सकता है। अब मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज का कोई लेना देना नहीं है, तो 2 और 3 तो पक्का ठीक है और 4 पक्का गलत है, तो पहले तो 4 को हटाओ और 2 और 3 ठीक है, तो आंसर ये आ गया, छोड़ो। फर्स्ट में थोड़ा सा एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, देखो कुछ लोगों का बॉडी रेस्पॉन्स हेरिडिटरी हो सकता है भाई। पहला स्टेटमेंट है ना, वो उतना ज़्यादा भी गलत नहीं है जितना यूपीएससी ने मान लिया है। अब तो आंसर तो आ गया, वो तो ठीक है, बट आंसर से ज़्यादा मतलब नहीं है मुझे। जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है लोगों का, मतलब आपका जेनेटिक्स कैसा है, आपके जीन्स कैसे हैं। तो कई बार क्या होता है यार, आपकी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है या आपकी बॉडी की एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिसिन है, वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। करेक्ट, नो डाउट कि आप अपना डेवलप करते हो, आपका अपना लाइफस्टाइल है, बट जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट उतना भी गलत नहीं है, लेकिन आंसर नहीं बन रहा है उससे, वो एक अलग चीज़ है। क्रिस्पर कैस9 मॉलिक्यूलर सीजर है भाई, जितने भी मॉलिक्यूलर सीजर हैं सारे पता होना चाहिए, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस, इकोर1 या कैस9, और मे बी द जो आपके टेलेंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेजेस या जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस, जितने भी ये हैं ये सब मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। Which of the following statement are not correct? Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, दोनों इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर हो सकते हैं, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जा सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन, गलत। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस डी में बी वाली वैक्सीन काम करेगी और हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अब बन गई है, तो सिर्फ सी है जिसकी वैक्सीन नहीं है। गलत स्टेटमेंट है, तो गलत ही पूछी थी, आंसर ये हो गया आपका। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन, बिल्कुल ठीक है। यहां आप लिखना चाहो तो लिख लो, हेपेटाइटिस बी इज 100 टाइम्स मोर कॉन्टेजियस देन HIV। हेपेटाइटिस बी इज 100 टाइम्स मोर कॉन्टेजियस देन HIV। Some of those infected with hepatitis B and C virus do not show the symptoms for many years। हाँ, वायरस तो कोई भी कर सकता है इस तरह का काम, जो सिम्टम्स शो नहीं करने देगा आपको। वायरस तो भाई इस तरह के काम के लिए वायरस तो नोटोरियस होता है, दे कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये आपका पेपर हो गया 19 का। अब हम पहुंच गए हैं 2020 के पेपर में, जिसमें 31 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। We have 31 questions in 2020 पेपर, ठीक है। कहाँ है पेपर, डिलीट हो गया क्या? अच्छा है। यहां एक बीच में एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट पुटअप कर दिया इन्होंने। देखो
मुझे बाकियों से मतलब नहीं है भाई, बट इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आंसर भी हाईलाइट करके लाया हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं इनसे, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है क्योंकि ये एनवायरमेंटल कन्वेंशन है एक। तलानुआ डायलॉग, तलानुआ डायलॉग COP 23 2017 जो हुई थी, किसकी? UNFCCC की। बॉन समिट जिसे आप कहते हो, बॉन समिट, विच टुक प्लेस इन जर्मनी बट विच वॉज चेयर्ड बाय फिजी। फिजी ने चेयर किया था इसे। इसका आउटकम था तलानुआ डायलॉग, इसका आउटकम था तलानुआ डायलॉग। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए है, बिल्कुल ठीक, थर्ड इज करेक्ट। दूसरा ये एल्मा एटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर के लिए, ये भी ठीक है। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। हाँ, बट ये तो तुम सोच तो सकते हो कि बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स किसके लिए है। यस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वॉसेनार अरेंजमेंट, तो ऑस्ट्रेलिया दे देना, ठीक है। ये तो मैं पढ़ाया भी था पिछले डिस्कशन में। तो हेग नहीं है उसका, ठीक है। हाँ, हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगर दे दें तो आपको पता होना चाहिए। हेग कोड ऑफ कंडक्ट ये MTCR का एक आउटकम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का एक आउटकम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का एक आउटकम है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन को रोकने का टारगेट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोलिफरेशन को रोकने का टारगेट। तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें एक टर्म हमारे मतलब का डाला हुआ था इन्होंने, इसलिए वी पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। देखो भाई, तीनों पता होने चाहिए, खाली प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्यों? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर एंड पोलर बॉडी जीनोम ट्रांसफर। रिपीट कर रहा हूं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर एंड पोलर बॉडी जीनोम ट्रांसफर। ये तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं व्हेन वी क्रिएट द 3 पेरेंट बेबीज टू अवॉइड द माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। और ये आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स मदर से ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम में एग से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलीज्ड फ्रॉम द एग एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। तो मेल्स में अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में, तो इट विल डाई ऑफ इन द सेम जनरेशन, इट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे किसी मेल को अगर लेज डिजीज है या किसी मेल को बार्थ सिंड्रोम है, ये माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल दिए मैंने। तो अगर किसी मेल को लेज डिजीज है, अगर किसी मेल को बार्थ सिंड्रोम है, तो वो डिसऑर्डर उसी जनरेशन में खत्म हो जाएगा, इट विल नॉट बी गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट अगर फीमेल में है वो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया एग से आता है, ना कि स्पर्म से, ठीक है। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, तीनों पता होने चाहिए भाई। चलो लिख देता हूं, एक से कुछ नहीं होता। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, और तीसरा है पोलर बॉडी जीनोम ट्रांसफर। ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली, देखो यूपीएससी बहुत आगे है 2020 में, वो अभी तो तुम लोग बहुत एक्टिव हो। यूपीएससी तो ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, हाँ एफिशिएंसी बढ़ा देगा। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। देखो ये ना करेक्ट स्टेटमेंट है आज के टाइम में, इसलिए यूपीएससी ने उस टाइम पूछा था प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट की, एआई कहां तक पहुंच गया है। अगर ये क्वेश्चन मैं आज पूछूं तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसके हिसाब से सही नहीं है। डिजीज डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, डिजीज डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, करेक्ट। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन में इसका इस्तेमाल आप कर तो सकते हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, किया जा सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका क्या लेने देना है एआई से भाई। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तो इस तरह की कोई बात है नहीं भाई। तो फिफ्थ तो बिल्कुल ही कटेगा, सेकंड भी उस टाइम के हिसाब से कटेगा। तो 1 3 4, देखो पहले तो फिफ्थ को ही काटो, ये बात ही खत्म होगी यार। 1 3 4 ही बचा, ठीक है। फिफ्थ तो बिल्कुल एब्सर्ड ऑप्शन है भाई, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज से। लेकिन आज ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो 1 2 3 4 आज ठीक होगा, फिफ्थ आज भी गलत है, फिफ्थ आज भी गलत है। विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो VLCT जो होता है,
जिसमें आप विजिबल लाइट, जैसे ये एलईडी है, इस एलईडी से जो लाइट आ रही है इसके साथ डेटा ट्रांसमिट करोगे, तो जहां तक लाइट गिरेगी वहां तक रेंज आएगी। मतलब इनडोर कम्युनिकेशन है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, जिससे कि हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई से भी तेज जा रहा है ये, यस हाई स्पीड इंटरनेट है, बस शॉर्ट रेंज है, बस इनडोर है, ये ध्यान रखना है। इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 टू 780 नैनोमीटर्स। हाँ, कोई गलत होना नहीं चाहिए। बेसिकली ये 360 से लेके 720 डिफाइन होता है, बट आसपास थोड़ा बहुत तो वेरी कर ही सकता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल नहीं भाई, पहले तो 2 को हटाओ, ये लो, बात ही खत्म। लॉन्ग रेंज क्यों होगा भाई? जहां लाइट गिरेगी वहां तक डेटा आएगा, लाइट रूम से बाहर नहीं जाएगी तो डेटा रूम से बाहर नहीं जाएगा, खत्म। इट कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। चलो भाई इसको हटा दो अब बस, तो आपको वहां से हटाओ ना, वैसे ही आंसर बना दोगे आप। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जब डिजिटल इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की फॉर्म में आप ट्रांसमिट कर रहे हो। यहाँ ब्लॉक का मतलब ये है पीस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, और चेन मतलब एक पब्लिक डेटाबेस है। तो ये एक पब्लिक लेजर की तरह काम करता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, एग्रीमेंट ऑफ यूजर्स पे काम कर रहा है, और जो मन करे वो स्टोर कर लो। मेरे हेल्थ रिकॉर्ड है, आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स हैं, जो मर्जी स्टोर करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। बिल्कुल ठीक बात है, डिसेंट्रलाइज्ड है ये। दूसरा, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इट इज आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। अरे भाई क्यों? अभी तो मैंने कहा हेल्थ रिकॉर्ड और आपके लैंड रिकॉर्ड, क्रिप्टो करेंसी क्यों खाली? यहां यूपीएससी ने बदमाशी कर दी, तो ये लो। अब देखो, द एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। विदाउट एनीबडीज परमिशन। देखो, ये एग्रीमेंट ऑफ यूजर्स पे तो बेस्ड होता है यार, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट ऑफ यूजर्स। तो कुछ डेवलप करोगे तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए। तो मैं सिर्फ वन ओनली के साथ जाऊंगा, आई डोंट नो द आंसर, क्योंकि एग्रीमेंट ऑफ यूजर्स पे बेस्ड है, तो आप इसको बिना किसी परमिशन के कैसे डेवलप कर लोगे यार? आई विल गो विद वन ओनली, बिकॉज blockchain is based on agreement of users and is decentralized। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो वही आ गया, कार्बन नैनोट्यूब्स, प्योर साइंस टेक चल रहा है। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन नैनोट्यूब्स के कॉन्टेक्स्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल ठीक है, इसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह आप बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हो। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड। नहीं भाई, गलत स्टेटमेंट, बहुत साइंटिफिक, बहुत इंफॉर्मेशन है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पूछा यूपीएससी ने। इन्होंने कहा है आप आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब के ऊपर जो मेडिसिन आपने लगा के भेजी है, उसे एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, तो आर्टिफिशियल वाली में एंजाइम कैसे काम करेगा? स्टेटमेंट बहुत साइंटिफिक है, हटाना पड़ेगा इसको, नेचुरल में जाके काम करेगा। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो 134 बनना चाहिए, होगा कोई ना कोई। ये लो, आर्टिफिशियल में कैसे भेजोगे भाई? एंजाइम कहां से लाओगे एक्टिवेट करने के लिए? तो सेकंड को कट करोगे। बड़ा डीप में पूछा है क्वेश्चन यार, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पे आज तक। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्या पूछना चाह रहा है? ड्रोन्स का यूज कहाँ का है? ड्रोन का कहीं भी इस्तेमाल कर लो यार, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में, मल्टीमीडिया, गेमिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिसर्च, वॉल्केनो, ओशियन, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, किसी में इस्तेमाल करो यार। क्या कहना चाह रहा है यूपीएससी? स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप फील्ड, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स, वॉल्केनो, ओशियन करंट, सब कुछ स्टडी करो। कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वेल बाहर आई, उसने मुंह खोला, ड्रोन गया, सैंपल लेके आ गया। टाइगर बैठा हुआ है, टाइगर को चूटी काटी, उसकी स्किन का सैंपल ले लिया, आ गया ड्रोन, क्या दिक्कत है? ठीक है, सारे ठीक है।
द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ट्रायो स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग। जहां ट्रायो आता है सीधा सीधा सैटेलाइट नंबर 1, सैटेलाइट नंबर 2, सैटेलाइट नंबर 3, ये 1,00,000 किलोमीटर दूर है, 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर दूर। यस, इवॉल्व्ड लीजा। ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है, 2034-35 में भेजा जाएगा। इसका ट्रायल मिशन था, उसे लीजा पाथफाइंडर कहते थे। इसका आंसर इवॉल्व लीजा होगा। ठीक है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स इन अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द, ये सोचना पड़ेगा, रुको भाई। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट स्टेटमेंट। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अभी यूके में हुआ तो था पीछे, यूके में पीछे हुआ था, एक डेवलपिंग बेबी था, उसका जेनेटिक डिसऑर्डर कोई डेवलप हो गया, तो बेबी को मदर की बॉडी से 5th-6th मंथ था अभी बेबी का, अभी 9 मंथ्स पूरे नहीं हुए थे, कि मदर के यूट्रस से बेबी को एक्सट्रैक्ट किया गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए थेरेपी दी गई, स्टेम सेल्स इंजेक्ट की गई और वापस मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। देखो मैमल्स में ना, मैमल्स में भी नहीं, यूकैरियोट्स में फिजिबिलिटी बन जाती है, तो मैमल्स में तो बड़ी आसानी से बननी चाहिए। तो अगर ब्रॉडली देखें तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने चाहिए, बन सकती है भाई। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट है ना, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट में तो आप इंड्यूस कर सकते हो उसकी फंक्शनिंग को। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती या नॉन एम्ब्रियोनिक सोमेटिक स्टेम सेल होती तो हम मान सकते थे कि इंड्यूसमेंट विल बी ए प्रॉब्लम, बट जब है ही प्लूरिपोटेंट तो फिर आप पिग में भी इंड्यूस करवा सकते हो, तो ये तो एक्सेप्ट हो सकता है भाई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया? देखो, कॉन्जुगेट मतलब कॉम्बिनेशन, जिसमें आप एक वैक्सीन से कई इशारे कर रहे हो कि भाई न्यूमोकोकल इन्फेक्शन XYZ 3 तरीके से हो रहा है, तो कंबाइंड वैक्सीन बनाई जाए। ठीक है, तो भी कहना क्या चाह रहा है? दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। वेट। Dependence of antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. The vaccines have no side effects. ये तो बेकार स्टेटमेंट है, इसको तो सोचना ही नहीं। एक गोल्डन रूल बना लो कि there is no vaccine in the world which is completely safe. There is no medicine in the world which is completely safe. किसी के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, किसी के साइड इफेक्ट कम है, बट हर वैक्सीन, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो टेंशन खत्म करो, ये लो। ठीक है, अब स्टेटमेंट सेकंड देखो क्या कह रहा है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। यार आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, एंटीबायोटिक दिया जाता है आफ्टर द इन्फेक्शन, यू आर गिविंग एंटीबायोटिक आफ्टर द इन्फेक्शन, बट वैक्सीन इज गिवन बिफोर द इन्फेक्शन। वैक्सीन इज प्रोटेक्टिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, आई एम सॉरी, वो प्रिवेंशन के लिए दिया जा रहा है। तो जब प्रिवेंट ही कर लिया आपने, तो ड्रग रेजिस्टेंस की कंडीशंस में यू कैन यूज दैट। दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो विल गो विद फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्ट। नेक्स्ट, इन इंडिया द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर भाई साइबर सिक्योरिटी, बात खत्म, रट लेना। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, अब देखो डिजिटल सिक्योरिटी, यही हो गया, बस ज्यादा जाना ही नहीं आगे। साइबर सिक्योरिटी हो तो गया फर्स्ट ऑप्शन, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। which of the following statement are correct regarding the plant and animal cell? Plant cells have cellulose cell walls whilst animal cells do not have. करेक्ट बात है भाई, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बात हुई यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में होती है, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, सब में होती है। मैच्योर प्लांट्स हैज वन लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल्स हैज मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स। करेक्ट, प्लांट्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल्स में मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स। 1 and 3 शुड बी करेक्ट। क्या 6th-7th क्लास का क्वेश्चन पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन से एक्सपोजर के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? देखो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके प्राइमरीली पेंट्स, पॉलिशेस और ऑयल रिफाइनरीज, इन चीज़ों से रिलीज हो रहे हैं, वो दे आर गेटिंग रिलीज्ड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। करेक्ट। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, या फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स कह लो भाई, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। वार्निशिंग में बेंजीन का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए यार, नहीं तो कैंसरस हो जाएगा वो तो। ऐसा पंगा क्यों लेंगे हम लोग कि वुडन फर्नीचर के ऊपर ऐसी लेयरिंग लगाएं जिससे कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं। तो कॉमन सेंस इज नॉट अलाउइंग मी टू गो विद 4। इसको देखना पड़ेगा भाई, कहीं कोई बेंजीन का एस्पेक्ट है तो नहीं वुडन फर्नीचर के साथ। टोबैको स्मोक तो कार्सिनोजन रिलीज कर सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, वेट अ मोमेंट प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the reasons or factors for exposure to benzene pollution? देखो, बेंजीन एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन की 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। रबर जो मैन्युफैक्चर करते हो, टायर बना लिया जैसे, उस इंडस्ट्री से बेंजीन रिलीज होगा। पेट्रोकेमिकल से बेंजीन रिलीज होगा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ तक कि वुडन और बायोमास बर्निंग से भी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन रिलीज होता है। करेक्ट। पेंट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर रिलीज ऑफ बेंजीन। ये कुछ प्रोमिनेंट रीजन है बेंजीन के रिलीज के। स्मोकिंग, सिगरेट में जो टोबैको है, दैट कैन ऑल्सो बी कार्सिनोजेनिक बाय रिलीज ऑफ बेंजीन। तो अब यूपीएससी क्या देना चाह रहा है वो देख लेते हैं भाई। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक बात है। टोबैको की स्मोक में स्मॉल अमाउंट, वुड बर्निंग में स्मॉल अमाउंट, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। वार्निश्ड वुडन फर्नीचर नहीं भाई, अगर यूज़ करने से ही होता। एक इसमें वो भी कॉमन सेंस सोचो ना, कि जब आप लेयरिंग करके, अगर आप इनके ऊपर कोई पॉलिश वॉलिश करके यूज़ कर रहे हो और वो कैंसरस ही हो तो फिर क्यों यूज़ करोगे? खाली यूज़ करने से क्यों होगा? अगर इसको जला रहे हो तो रिलीज़ हो सकता है, ठीक बात है। इन्होंने यूजिंग कहा है, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन को भी जलाओगे तो दिक्कत है। तो देखो कहाँ से दिमाग लगा यूपीएससी ने। तो ये 4 और 5 के साथ नहीं जाएंगे, खाली यूज़ करने से क्यों होगा भाई। 1, 2, 3 के साथ जाएंगे। विल गो विद 1, 2 and 3। विल गो विद 1, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguard while others are not? Others are not. देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसके पैरामीटर्स आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम रेगुलेटेड लेवल तक करोगे। तो कुछ जिनमें आप अलाउ कर रहे हो आईएईए की एंट्री और चेक करना, इसका मतलब है आपने यूरेनियम किसी और देश से लिया है। अगर आपका यूरेनियम आपका अपना लोकल है, आईएईए की कोई मतलब नहीं है आने का। यस, देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हैज नथिंग। तो आईएईए जिस न्यूक्लियर रिएक्टर को चेक करने जा रहा है, पूरे चांसेस है आपने यूरेनियम बाहर से लिया है। सम यूज यूरेनियम, अदर्स यूज थोरियम। क्यों भाई? सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। करेक्ट स्टेटमेंट। दिस शुड बी द आंसर, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? कावेरी बेसिन तो कर्नाटका, सम पार्ट्स केरला, तमिलनाडु। ओके। नागरहोल नेशनल पार्क, पहले तो पेपिकोंडा इज ट्रबलिंग मी। सबसे पहले तो पेपिकोंडा तो ईस्टर्न घाट है भाई, कावेरी वेस्टर्न घाट है, तो पापीकोंडा को हटाओ। ये लो, ये लो, पापीकोंडा गया भाई, करेक्ट, गॉन। अब बचा सत्यमंगलम, वायनाड, ये नीलगिरी रीजन है, नागरहोल भी, तो ये तो तीनों हो सकते हैं। 1, 3, 4 कैन बी द आंसर। पापीकोंडा तो हटाओ, वो तो आंध्रा में है भाई, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहां होने का। विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, ये इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग परेशान हो कुछ दिनों से। सेलॉन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बारबेट, ग्रेचिन, मिनिवट, बेसिकली ये भाई पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, तो कोई किसी रीज़न से न्यूज़ में रहे होंगे, मुझे तो याद नहीं है, तो ऐसे तो नहीं पूछा उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर? बारासिंगा मतलब मध्य प्रदेश, कान्हा में चले जाओ, कान्हा नेशनल पार्क, खत्म। स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो स्टील स्लैग, जो आपका स्टील इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका, वहां से जो स्लैग या मिक्सचर आ रहा है, उसका आप क्या कर रहे हो भाई, उसका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे फ्लाई ऐश का इस्तेमाल था ना, ऐसे ही स्टील स्लैग का इस्तेमाल आपने शुरू कर दिया है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये जो स्टील स्लैग है, इससे आप प्राइमरीली क्या कर रहे हो भाई, कि रोड्स के ऊपर लेयरिंग लगानी हो या और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इस्तेमाल करना हो, तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पोल्यूशन लेवल का ना एस्पेक्ट हो, तो वहाँ इस्तेमाल कर लोगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड्स ठीक बात है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी ठीक बात है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल के साथ स्टील स्लैग, स्टील स्लैग को इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल एग्रीकल्चर के साथ स्टील स्लैग का इस्तेमाल, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है भाई। इट इज़ अ बिट डाउटफुल, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल में स्टील स्लैग। हो सकता है एक एंगल ये कंसिडर कर रहे हो कि स्लैग के कुछ पार्ट्स में आपके पास मिनरल्स की प्रेजेंस होती है, तो अगर वो कंसिडर करें तो तीनों ठीक हो गए। लेकिन अगर पोल्यूटिन लेवल चेक करें कि भाई इससे तो सॉइल में नेचुरल बायोटा को इम्पैक्ट हो सकता है, तो फिर उससे डिनाई करना चाहिए। तो यूज़ तो किया जा सकता है। कैन बी ए मटीरियल, तो फिर तो तीनों के साथ जाएंगे भाई, कैन बी ए मटीरियल में तो तीनों आ जाएंगे। यस, बाकी आप एक बार आंसर प्लीज चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड अ मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? मस्क डियर मतलब हिमालयन रीजन। अब देखो, एस्कॉट उत्तराखंड, गंगोत्री भी उत्तराखंड, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस हटा दो भाई। किशनपुर कहाँ है? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमालयन रीजन तो देखो नहीं है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मानस सबको बताइए। तो विल गो विद एस्कॉट एंड गंगोत्री, क्योंकि हिमालयन रीजन के दोनों क्लियरली दिख रहे हैं। वैसे भी दो दो ही चूज करने हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इन रूरल कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट? देखो, जहां एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाए और जहां फुटप्रिंट कम करना हो, सबसे पहले सीमेंट को हटाओ। सीमेंट हटाने के बाद बाकी कुछ सोचना चाहिए। कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट, जियो टेक्सटाइल्स, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट, पोर्टलैंड सीमेंट, ये लो हटा दिया मैंने, सीमेंट हटा दिया भाई, सीमेंट मैंने सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा है, अब कॉपर स्लैग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जियो टेक्सटाइल्स भी इको फ्रेंडली हैं। कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, एस्फॉल्ट को थोड़ा सा डिग्रेड किया जाता है ताकि उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स कम हो। हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स के साथ तो दिक्कत रहेगी भाई। कॉपर स्लैग हॉट मिक्स में तो दिक्कत रहेगी। हॉट मिक्स तो कैन कॉज प्रॉब्लम टू दी स्पीशीज, ठीक है। तो हॉट मिक्स वाला तो गड़बड़ रहना चाहिए। तो वी कैन गो विद 1, 2 एंड 3। हॉट मिक्स में गड़बड़ रहेगी, कितना क्लोज क्लोज बना रहे हैं। यस, चलो। कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। जो कोल ऐश है, जिसे फ्लाई ऐश भी कहते हो आप, आर्सेनिक है, लेड है, मर्क्यूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है।
हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, तो ये तो सीधा सीधा से तीनों ठीक हो गए, हटाओ। बायोकार पे क्वेश्चन है, बायोकार इज बायोलॉजिकल चारकोल। देखो जो बायोकार होता है, बायोलॉजिकल चारकोल होता है, ये बेसिकली पायरोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट के बाद बनता है। दिस बायोकार इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट इट्स कार्बन कंटेंट इज बिट इनएक्टिव, जिसकी वजह से ये जो बायोलॉजिकल चारकोल है ये आपको CO2 एमिशंस रिड्यूस करवा देगा, बट इससे बायोगैस बना सकते हो आप, इससे सॉइल को इंप्रूव कर सकते हो, इसका इस्तेमाल एज ए फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। अब क्या कह रहा है यूपीएससी, वो देखते हैं। बायोकार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, तो न्यूट्रिएंट्स हैं तो इस्तेमाल तो हो ही सकता है। व्हेन बायोकार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। क्यों भाई, नाइट्रोजन से क्या लेने देना है इसका, ये तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। When biocar is a part of growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer। हाँ, ये बात थोड़ी समझ में आती है कि पानी का इस्तेमाल कर, ये पानी को रिटेन कर सकता है ये, क्योंकि बायोमास बढ़ा, ये टोटल वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सिंग से इसका लेन देना नहीं है भाई। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर Schedule 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, Schedule 6 प्लांट्स के लिए था, जिसके लिए जैसे ब्लू वांडा, रेड वांडा, पिचर प्लांट, जिसमें परमिशन लेने की जरूरत थी आपको, अदरवाइज आप उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अब तो चलो गया ये टाइम, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट, यही ठीक हो गया, पहला ही ठीक है। अब तो Schedule 6 हटा ही दिया ना हमने, नाउ इट्स नॉट अ पार्ट, ओ सॉरी, नाउ ये तो Schedule 6 की जगह अब आपका चेंज होके Schedule 3 में आ गया है ये। नाउ द प्लांट्स दे आर पार्ट ऑफ Schedule 3 नाउ, ठीक है। तो Schedule 6 तो अब कुछ रहा ही नहीं, अब Schedule 3 में आ गया है WPA के, और जो आपके वर्मिन्स थे वो हटा दिए हैं हमने, साइट स्पीशीज ऐड कर दी हैं। जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, देखो जो जीरो टिलेज एग्रीकल्चर है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहता है। यू डू नॉट प्लो द फील्ड्स, यू डू नॉट टिल द फील्ड्स, जिससे कि एमिशंस रुक जाते हैं, डीकम्पोजिशन रेट कम हो जाती है। अब यूपीएससी क्या कहना चाह रहा है, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। देखो जीरो टिलेज में जब टिलिंग कर ही नहीं रहे हो, रेसिड्यू वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटेशन, बेटा डायरेक्ट प्लांटेशन ही करी जाती है जीरो टिलेज में, सॉइल के टॉप सरफेस के नीचे ग्रो किया जाता है, बिना टिलिंग के, बिना फ्लोइंग के। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल है, ठीक बात है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो रहेगा ही जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होगा। तो when organic matter is not getting decomposed, तो carbon will be sequestered, without any doubt carbon will be sequestered। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक होने चाहिए भाई। According to India's national policy on biofuels, which of the following products can be used? देखो एक सिंपल याद रखो, when you have to create biofuel, तो उसमें या तो ऑयल बेस्ड प्लांट या स्टार्च बेस्ड प्लांट या शुगर बेस्ड प्लांट्स, ये कंटेंट जब ज्यादा होगा तभी एनर्जी बनेगी आपकी, तभी उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप ये लिस्ट तो याद नहीं कर सकते, बट यहां देखो, कसावा कोई दिक्कत नहीं है, व्हीट ग्रेन्स कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंडनट सीड्स, होर्स ग्राम्स, यहां देखो होर्स ग्राम डायरेक्टली प्रोटीन का सोर्स है, होर्स ग्राम इज अ प्रोटीन सोर्स। तो जब प्रोटीन सोर्स है उसमें ऑयल, स्टार्च, शुगर कंटेंट नहीं है भाई उतना, तो हॉर्स ग्राम को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मान के चलो, ठीक है। रॉटन पोटैटोज, शुगर बीट, अब पहले तो हॉर्स ग्राम को हटाओ, देखो ये लो हटा दिया हॉर्स ग्राम, करेक्ट। 1 2 5 6 ग्राउंडनट सीड्स जो हैं, ग्राउंडनट भी इस्तेमाल हो सकता है, वैसे हमारी पॉलिसी में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि ग्राउंडनट सीड्स उनमें ऑयल कंटेंट होता है, ग्राउंडनट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस। लेकिन इंडिया की जो 2018 की पॉलिसी है उसमें एक प्रोविजन था कि जो फूड क्रॉप्स हैं आपकी, उनका इस्तेमाल तब ही किया जाएगा जब वो या तो सरप्लस हो या डैमेज्ड हो। अब देखो डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स लिखा है, अगर यहां खाली व्हीट लिखा होता ना मैं इसको कट कर देता भाई, क्योंकि फूड ग्रेन हो गया ना, वो तो फूड ग्रेन में सिर्फ सरप्लस अमाउंट इस्तेमाल हो रहा है या डैमेज्ड अमाउंट। अब ग्राउंडनट सीड्स हैं वो बायोफ्यूल्स बना सकते हैं क्योंकि उसमें ऑयल है, लेकिन इंडिया की पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा है वो नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहां अटकाया था यूपीएससी ने। लेकिन आप हॉर्स ग्राम से जाओ ना यार, सीधा सीधा सा हॉर्स ग्राम पे जाओ, प्रोटीन के साथ नहीं जाएंगे हम। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है भाई कि
जो डैमेजेस आप कॉज कर रहे हो उससे CO2 एमिशंस। तो ये एक टर्म है जो ऐसी टर्म्स कई बार उठा लेता है, कभी वो ब्लू कार्बन उठा लेगा, कभी सोशल कोस्ट, कभी ग्रीन वॉशिंग, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म्स आती रहती हैं पेपर में। तो सोशल कोस्ट का मतलब है कि भाई CO2 एमिशंस जो हो रहे हैं, कहाँ है देखो, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशंस इन अ गिवन ईयर। सोशल कोस्ट है ये, कि भाई वो लॉन्ग टर्म पे कितना नुकसान करके जाएगा हमारा, वो सोशल कोस्ट हो गई। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स, consider the following statement: solar pumps can be used for running surface pumps and not for submersible pumps। क्यों? एनर्जी तो एनर्जी है भाई, सरफेस पंप पहुंची, सबमर्सिबल बिजली देनी है तुमने, अब सोलर से बना ली तो क्या दिक्कत है? एनर्जी कैप्चर टॉप पे हो रही है, वो ट्रांसफर तो हो सकती है नीचे, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हाँ, सोलर पैनल आप जमीन के नीचे नहीं लगा सकते, सनलाइट पहुंचनी चाहिए, लेकिन एनर्जी तो नीचे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। देखो सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए आपके। इसमें सीधा ध्यान रखना, आज हम सारे पंप्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पिस्टन हो, नॉन पिस्टन हो, चाहे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो। इन पंप्स के चक्कर में मत पड़ो, अब सब में इस्तेमाल हो रहा है भाई, दोनों गलत स्टेटमेंट है। In the context of India, which of the following is are considered the practices of eco-friendly agriculture? देखो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर ऑप्शंस पे देखते हैं, नाम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक ये तो पता ही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जितना क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करोगे उतना सॉइल में मिनरल कंटेंट बना रहेगा, करेक्ट, ठीक बात है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। टेंसियोमीटर यूज, टेंसियोमीटर जो होता है आपका बेसिकली, ये इसी की वजह से हाईलाइटेड है तुम्हें समझाने के लिए कि टेंसियोमीटर है, ये सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट के एस्पेक्ट में है, दिस इज रिलेटेड टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो टेंसियोमीटर को यूज करोगे, उससे सॉइल का आपको मॉइस्चर कंटेंट, यानी आप सरप्लस पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, एक्सेसिव पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, इरिगेशन बेटर हो जाएगा आपका। वर्टिकल फार्मिंग से इसका लेना देना नहीं है भाई, वर्टिकल फार्मिंग से इसका क्या लेना देना है? वर्टिकल फार्मिंग साइंटिफिक मेथड है, उसका एनवायरनमेंट का लॉजिक नहीं बनता। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, देखो फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, जिसमें आप जो इरिगेटेड पानी है उसी में फर्टिलाइजर को मिला देते हो, यू एड अप द फर्टिलाइजर ओवर देयर, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका एक तो फर्टिलाइजर कंटेंट थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, आपकी यूसेज है वो ऑप्टिमम हो जाती है। दूसरा, आपकी सॉइल की पीएच वैल्यूज मेंटेन रहती हैं। अब यूपीएससी क्या कह रहा है? कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, ठीक है, और रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। देखो अब आसान क्वेश्चन है, फर्टिगेशन टर्म अगर पता है तो। दूसरा स्टेटमेंट एक बार ध्यान से देखो, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। जब आपको रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करना है तो रॉक फॉस्फेट को पानी में डिसॉल्व कैसे करोगे? दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो रॉक फॉस्फेट वाला एंगल है ना, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो इसे वेदरिंग ऑफ द रॉक्स के बाद यूज कर सकते हो। रॉक फॉस्फेट पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, तो जब पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा तो हाउ यू कैन यूटिलाइज इट एफिशिएंटली इन फर्टिगेशन? पीएच वैल्यू ठीक रहेगी, न्यूट्रिएंट बेटर मिलेगा, लीचिंग कम हो जाएगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1, 3, 4 के हिसाब से जाएंगे हम, 2 को कट करो, खत्म करो गेम को, दैट यू कैन गो विद दैट। ओके, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, बिना क्वेश्चन देखे, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, जैसलमेर बाड़मेर रीजन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्राइमरली टारगेट लेके बनाया गया था, वहाँ पे इसका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ग्राउंड भी चल रहा है, प्रोग्राम भी चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करता है भाई, ठीक है। तो अब ये कहना क्या चाहते हैं? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर बाड़मेर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होना चाहिए। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, क्यों भाई? ये तो गलत बात है। देखो, राइट्स ऑफ ट्राइबल्स को हमने सेफ गार्ड किया है, मतलब FRA है वो WPA को डोमिनेट करता है, सीधी बात है। तो राइट्स को तो आप रखोगे, हैबिटेशन क्यों नहीं होंगे भाई? इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो ठीक है, अर्बन एंड 3 हो गए, इसमें ज़्यादा सोचना ही क्या है। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन इज द लार्जेस्ट एरिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? देखो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है
that part of the tiger reserve which is like its core, where majority of the tiger population is there. तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना. तो दैट शुड बी द आंसर, नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. दैट शुड बी द आंसर फॉर दिस थिंग. करेक्ट. तो ये डिस्कशन हो गया भाई हमारा पेपर कौन सा 2020 तक वी हैव डिस्कस्ड, टिल 2020 वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. सो इट्स ऑलरेडी संडे, तो दूसरी वीडियो मैं कल ही बनाता हूँ. टुमारो ओनली विल हैव द सेकेंड वीडियो टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर थिंग. तो 2020 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं. पढ़ते रहिए. थैंक यू.